दो सब्सटेंस का मिक्सचर है ना, मिट्टी और चीनी का। अब मुझे बताओ मिक्सचर तो है, क्या ये होमोजीनस मिक्सचर है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाँ, ये किसी भी सब्सटेंस के चार्ज को स्टोर करने की क्षमता को दिखाता है। मोलैलिटी होता है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें सॉल्यूशन में नहीं निकाल रहे हैं सॉल्यूट। हर लिक्विड का अलग अलग वेपर प्रेशर होता है। अब सर हमें कैसे पता लगे किसका ज्यादा है? चल ये भी बता देता हूं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं बेटा आप लोग? आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ और मैं हूं आपका फिजिकल केमिस्ट्री का टीचर। तो बेटा जी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का इस अमेजिंग सी सीरीज में जिसका नाम है माइंड मैप सीरीज। और आज अपनी इस सीरीज में बेटा आपको पता है फिजिकल केमिस्ट्री में कई सारे चैप्टर आप लोगों ने कर लिए हैं और उससे रिवीजन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी। और जैसे कि आप लोगों को पता है इस सीरीज में हम मिनिमम पॉसिबल टाइम में बेटा हर एक चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं बेटा। और आज नंबर है सॉल्यूशन नाम के चैप्टर का और सॉल्यूशन से बेटा हर साल नीट में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो चलो मिलकर करते हैं एक धुआंधार रिवीजन मिनिमम पॉसिबल टाइम में। तो आज के इस लेक्चर में अपन लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूं। तो आज के लेक्चर में बेटा सबसे पहले हम समझेंगे सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन सी इस चैप्टर में यूज होती हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का वेपर प्रेशर, फिर हम लोग कलेक्ट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, देन वन टॉप फैक्टर और साथ ही साथ हेनरी लॉ भी अपन लोग करेंगे। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में बेटा पूछी जाती हैं, तो वन बाय वन हर चीज को अच्छे से करेंगे। बस आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा बेटा इस सीरीज में आपकी रिवीजन हो रही है, तो हम 1-1.5 घंटे में कोशिश करते हैं कि एक चैप्टर के सारे मैक्सिमम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम कवर करें। और डिटेल में अगर आपको सब कुछ जानना है, अगर आपको बेसिक इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो आप हमारे बैचेस में भी डिटेल लेक्चर में इसको डिटेल में समझ सकते हैं बेटा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं रिवीजन सॉल्यूशन की। तो भाई सबसे पहले बच्चों के मन में प्रश्न यही आता है कि सर सॉल्यूशन होता क्या है, किसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं? तो जल्दी से अपन लोग देख लेते हैं। आप लोग बताओ सोच के, 2 वे इंटरेक्शन रखेंगे, 1 वे इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। जल्दी से बोलो क्या होता है सॉल्यूशन, आप लोग मुझे बताओ। भाई हमने एक शुरू से एक डेफिनेशन रटवाई गई है अपन को, क्या कि सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, कि सॉल्यूशन 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस का होमोजीनस मिक्सचर है। अब मैं आपसे पूछता हूं होमोजीनस मिक्सचर का क्या मतलब है? फिर एक चीज आप बोलते हो सर यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो भाई यूनिफॉर्म का क्या मतलब है, अपनी भाषा में बताओ ना, जहां समझ में आ सके। तो चलो मैं बताता हूं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, सोच के बताना। मैंने मिट्टी ली, मिट्टी, मिट्टी मतलब सैंड, बालू, हाँ ठीक है सर, उसमें मैंने चीनी डाल दी, चीनी के दाने डाल दिए, तो ये 2 सब्सटेंस का मिक्सचर है ना, मिट्टी और चीनी का। अब मुझे बताओ मिक्सचर तो है, क्या ये होमोजीनस मिक्सचर है? नहीं। क्यों नहीं है होमोजीनस मिक्सचर बेटा? मैं बता देता हूं, क्योंकि इस मिक्सचर में जब मिट्टी में आपने चीनी के दाने डाले, तो इस मिक्सचर में आप अपनी आंख से देख के बता सकते हो कि ये रही मिट्टी, ये रहा चीनी का दाना। इसका मतलब मिक्सचर में कंपोनेंट्स को अपनी आंखों से देखकर आप डिफरेंस कर पा रहे हो। और ऐसा हर मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट्स को अपनी आंखों से देखकर डिफरेंशिएट कर पाए, ऐसा मिक्सचर हेट्रोजीनस मिक्सचर कहलाता है। और हेट्रोजीनस मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं होता, सॉल्यूशन तो होता है होमोजीनस मिक्सचर। अब बेटा जी, अब होमोजीनस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलते हैं। अब मैं सॉल्यूशन का एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो मैंने पानी लिया, पानी में नमक घोल दिया, तो 2 सब्सटेंस का मिक्सचर है, पानी और नमक। क्या अपनी आंख से देख के इस मिक्सचर में आप बता पाओगे कहां पानी है कहां नमक है? नहीं, सब एक जैसा हो गया, क्योंकि नमक अब आपको दिखना बंद हो गया, नमक पूरे पानी में फैल गया। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट को अपनी आंखों से देखकर हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, ऐसा हर मिक्सचर होमोजीनस मिक्सचर है और होमोजीनस मिक्सचर ही सॉल्यूशन होते हैं। अच्छे से समझ में आ गया सॉल्यूशन क्या है? तो यस, तो बेटा सबसे पहला पॉइंट जो आपको अपनी आत्मा में समा लेना है कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहली चीज, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर। बेटा पॉइंट वाइज पॉइंट करना, पूरा चैप्टर आपकी आत्मा में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ
टू और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो इसमें अभी तक क्या प्रॉब्लम थी, होमोजीनस का अपनी भाषा में मतलब नहीं पता था, बट आज पता लग गया। ठीक है जी, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है सर, होमोजीनस मिक्सचर का क्या मतलब है, ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट्स को अपनी आंखों से देखकर हम डिफरेंशिएट ना कर पाए। ये भी बात बेटा जी बिल्कुल आपको दिमाग में रखनी है। तो होमोजीनस मिक्सचर वो मिक्सचर है जिसमें कंपोनेंट को अपनी आंख से देखकर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है सर, होमोजीनस मिक्सचर इज दैट मिक्सचर इन विच कंपोनेंट्स इज दैट मिक्सचर in which components cannot be differentiated by naked eye। बिल्कुल, आई थिंक यहां तक समझ में आ गया। आज के बाद किसी भी सॉल्यूशन को देख के, किसी भी मिक्सचर को देख के बता दोगे ना सॉल्यूशन है या नहीं। अगर मिक्सचर में कंपोनेंट को अपनी आंखों से देख के डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो तो वो सॉल्यूशन है। अब मुझे बताना, मैंने इथेनॉल लिया, इथेनॉल उसमें पानी डाला, अब बताओ दो चीजों का मिक्सचर है इथेनॉल और पानी का, क्या अपनी आंख से देख के बता पाते हो इथेनॉल कहां है पानी कहां है? नहीं ना, सब एक जैसा दिखता है, बिल्कुल एक जैसा हो गया, अपनी आंखों से देखकर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो इथेनॉल प्लस पानी मेरे बेटा सॉल्यूशन हो गया ये मिक्सचर। क्लियर हो गया ना, बहुत बढ़िया। तो होमोजीनस मिक्सचर इज दैट मिक्सचर इन विच कंपोनेंट्स कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड बाय नेकेड आई। हम डिफरेंस नहीं कर सकते अपनी आंख से देखकर, तो ऐसा मिक्सचर होमोजीनस मिक्सचर, और वही तो सॉल्यूशन है, डिफरेंशिएटेड बाय नेकेड आई। अब एक आप एग्जांपल बताना मुझे, मैंने पानी लिया, पानी उसमें सरसों का तेल डाल दिया, बता क्या ये होमोजीनस मिक्सचर है? बिल्कुल नहीं, आपको सरसों के तेल की बड़ी बड़ी बूंदें पानी में अलग अलग दिखेंगी, आप अपनी आंख से देख के बता दोगे ये रहा पानी और ये रहा भैया तेल की बूंद, बिल्कुल ना अलग अलग दिखेगा ना, तो ये होमोजीनस नहीं है, तो ये आपका सॉल्यूशन नहीं बना। आई थिंक सॉल्यूशन मेरे बच्चों को समझ में आ गया, बिल्कुल। अब बेटा अगली चीज होती है, सॉल्यूशन कई प्रकार का होता है इस आधार पे कि वो दो कंपोनेंट का होमोजीनस मिक्सचर है या तीन कंपोनेंट का होमोजीनस मिक्सचर है या चार कंपोनेंट का। अब जैसे मतलब समझो, मैंने पानी लिया, पानी में चीनी घोल दी, भाई घोल दी चम्मच से, तो बेटा मैं अपनी आंख से देख के नहीं बता सकता पानी का है चीनी का है, चीनी दिखनी बंद हो गई ना, घुल गई, तो ये दो सब्सटेंस का होमोजीनस मिक्सचर है, इसको बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। अगर दो कंपोनेंट का होमोजीनस मिक्सचर है तो बाइनरी सॉल्यूशन। अब इसी में क्या करो, पानी में चीनी घुली हुई है, आप नमक भी घोल दो तो वो भी नहीं दिखेगा घुलने के बाद, तो तीनों का होमोजीनस मिक्सचर बन गया, तीन कंपोनेंट का, कौन कौन? पानी, चीनी और नमक, तो इसको बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशन, क्योंकि तीन कंपोनेंट का होमोजीनस मिक्सचर है। इसी में नींबू भी निचोड़ दो, नींबू क्या, सिट्रिक एसिड, उसको भी घोल दिया, तो नींबू निचोड़ने के बाद नींबू का रस भी सब एक जैसा हो गया। हम पहचान नहीं पा रहे कहां पानी है, कहां चीनी है, कहां नमक है, कहां सिट्रिक एसिड है ना, तो सब चार कंपोनेंट का होमोजीनस मिक्सचर बन गया, और चार कंपोनेंट का होमोजीनस मिक्सचर है तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो समझ में आया, सॉल्यूशन तीन कई प्रकार के होते हैं इस आधार पे कि कितने कंपोनेंट्स का होमोजीनस मिक्सचर है। ठीक है सर, ठीक है। एक होता है, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अपन देख लेते हैं बेटा, जो जो हमने पढ़ा है उसको मैं लिखवा देता हूं। टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। पहला बाइनरी सॉल्यूशन, तो बाइनरी सॉल्यूशन दो कंपोनेंट के होमोजीनस मिक्सचर को बोलेंगे। ठीक है सर, बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट्स का होमोजीनस। ऐसे ही मेरे बेटा अगर तीन कंपोनेंट का होमोजीनस मिक्सचर है तो हम उसे टर्नरी सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर चार कंपोनेंट का, और एग्जाम्पल तो मैं दे चुका हूं ना, हाँ, और चार कंपोनेंट का अगर होमोजीनस मिक्सचर है तो उसे क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। बिल्कुल सर, यहां तक सर बिल्कुल आत्मा में समा चुका है, बिल्कुल। अब आपके सिलेबस में जो आपको सॉल्यूशन पढ़ने हैं ना, वो बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ने हैं बेटा। हाँ जी, बाइनरी सॉल्यूशन, दो कंपोनेंट का होमोजीनस मिक्सचर। अब सर ये दो कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, तो सुनो, बाइनरी सॉल्यूशन हमको पता है दो
बाइनरी सॉल्यूशन दो कंपोनेंट का होमोजीनस मिक्सचर है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, समझ में आ चुका है। अब इन दो कंपोनेंट को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने के लिए, है ना, इनको अलग अलग नाम देते हैं। एक कंपोनेंट को बोलते हैं सॉल्यूट, दूसरे कंपोनेंट को बोलते हैं सॉल्वेंट। ओके सर, बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट बोलेंगे। अब सर हमको कैसे पता लगे? आपके मन में प्रश्न उठ रहा है कि सर मुझको कैसे पता लगे कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है? तो मैं बताता हूं मेरे बेटा, आप ये बेटा आपने गलत गलत देखो, आपने अपने दिमाग में रखा हुआ है। आप ये कहते हो सर जो ज्यादा मात्रा में होता है वो सॉल्वेंट है, जो कम मात्रा में होता है वो सॉल्यूट है। नहीं मेरे बेटा, ये गलत चीज है बिल्कुल। मात्रा के आधार पे कभी डिसाइड नहीं होता, अमाउंट के आधार पे डिसाइड नहीं होता कि कौन सॉल्यूट होगा कौन सॉल्वेंट होगा। है फिर सर किस आधार पे होगा? तो चलो मैं बताता हूं। वो कंपोनेंट जो दूसरे को अपने अंदर घोल ले, जो दूसरों को अपने अंदर घोलता है वो सॉल्वेंट होता है, और जो दूसरे में घुल जाता है वो सॉल्यूट होता है। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट क्लासिफिकेशन घुलने और घोलने की क्षमता पर निर्भर करती है, ये मात्रा से डिसाइड नहीं होता मेरे बेटा। ठीक है, तो इस चीज ध्यान रखना है। गलत गलत पता होता है कि जो ज्यादा वो सॉल्वेंट, ना 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 ना, मात्रा से डिसाइड नहीं होता कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। जो दूसरे को अपने अंदर घोल ले वो सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्वेंट डिसॉल्व्स अदर्स इन इट, दूसरों को अपने अंदर घोल लेता है, डिसॉल्व्स अदर्स इन इटसेल्फ। ओके, और सॉल्यूट उस कंपोनेंट को बोलेंगे जो दूसरे कंपोनेंट में घुल जाए, गेट्स डिसॉल्व्ड इन अदर्स। ठीक है सर, बिल्कुल। तो मेरे बेटा इस आधार पे डिसाइड होता है सॉल्यूट कौन है सॉल्वेंट कौन है। क्लियर हुआ? अब सर हमें कैसे पता लगे कौन घुलेगा और कौन घोलेगा? इसका भी फंडा है मेरे बेटा। फिजिक्स में आपने, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हर एक अलग अलग मीडियम की एक प्रॉपर्टी सीखी होगी मेरे बेटा। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, याद करो कैसे दिखाते हैं, सुना है ना नाम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट? हाँ, ये किसी भी सब्सटेंस के चार्ज को स्टोर करने की क्षमता को दिखाता है। हर सब्सटेंस का अलग अलग होता है। तो देखा गया है जिस सब्सटेंस का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट के रूप में काम करता है, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होता है वो सॉल्यूट के रूप में काम करता है। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन, सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट कौन, कौन घुलेगा कौन घोलेगा, वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू पर डिपेंड करता है। मान लो मेरा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 20 है, आपका 10 है, मेरा 20 है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आपका 10 है। हम दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया, क्योंकि मेरा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है 20, तो मैं सॉल्वेंट बन जाऊंगा, आप सॉल्यूट बन जाओगे मेरे बेटा। आ गया समझ में? बहुत बढ़िया। ये याद करने की जरूरत नहीं है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, बस ये पता होना चाहिए। ठीक है सर, हायर द वैल्यू ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सॉल्यूशन के बारे में सब कुछ जान रहे हो आप। हायर द वैल्यू ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटर इज द सॉल्वेंट। ठीक है, बहुत बढ़िया, बेटर इज द सॉल्वेंट। वाह सर जी, आत्मा में घुस गया। बिल्कुल, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट का फंडा मेरे बच्चे को बिल्कुल। और दुनिया में आपको पता है जो भी सब्सटेंस है उनमें सबसे ज्यादा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पानी का होता है ना, पानी का, वाटर का। हाँ 80। हाँ सर, तो बेटा दुनिया में पानी में तुम कुछ भी घोल के सॉल्यूशन बनाओगे, कुछ भी डालोगे पानी में, तो पानी का ही डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा और पानी ही फिर सॉल्वेंट बनेगा। इसीलिए पानी को बोला जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब समझ में आया? आदि अनादि काल से तुम रटते आए थे कि पानी, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। आज समझ में आया, क्योंकि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए पानी ही आपका सॉल्वेंट के रूप में काम करता है। उसमें कुछ भी डालो पानी ही सॉल्वेंट होगा, बिकॉज वाटर हैज हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एज कंपेयर टू एनी अदर सब्सटेंस। बिल्कुल सर, वाटर हैज हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू, तो इसीलिए ये हमेशा सॉल्वेंट होता है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं। तो ध्यान रखना, एक कटोरी नमक में
आप एक बूंद पानी भी डालोगे ना तब भी पानी ही सॉल्वेंट है मेरे बेटा। पानी के साथ कुछ भी डाल के सॉल्यूशन बनाओ, पानी ही हमेशा सॉल्वेंट होएगा। आ गया समझ में? बहुत बढ़िया। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट का फंडा समझ में आया। एक और चीज समझाता हूं मेरे बेटा। जैसे ही मैं सॉल्यूशन बोलता हूं आपके मन में लिक्विड छलक रहा है, हाँ सर पानी लिक्विड। नहीं 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 नहीं, सॉल्यूशन कैन बी सॉलिड, सॉल्यूशन कैन बी लिक्विड, सॉल्यूशन कैन बी गैस। कैसे सर? आपने एलॉय सुना है? एलॉय, हाँ एलॉय होते हैं मेटल्स के मिक्सचर। जैसे ब्रॉन्ज मेडल सुना है ना, ब्रॉन्ज, हाँ कांसा। ब्रॉन्ज जो होता है वो कॉपर और टिन का मिक्सचर है मेरे बेटा। अब मुझे बताओ, क्या आप ब्रॉन्ज को देखकर आप उसमें बता पाते हो कॉपर का है टिन का है? नहीं ना, तो वो एक जैसा बन गया ना, हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे ना कॉपर और टिन को। तो वो जो ब्रॉन्ज है वो एलॉय है, वो कैसा मिक्सचर है? होमोजीनस। और होमोजीनस मिक्सचर ही क्या होते हैं? सॉल्यूशन। तो जो भी एलॉय है मेरे बेटा वो सॉल्यूशन है, क्योंकि वो होमोजीनस मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा मेटल्स का। आप स्टील के बर्तन में खाना खाते हो, स्टील एलॉय है आयरन क्रोमियम निकल का। क्या तुम स्टील के बर्तन में देख के बता पाते हो कहां आयरन है, कहां क्रोमियम है, कहां निकल है? नहीं, तो वो होमोजीनस मिक्सचर है। जो स्टील का जो बर्तन है वो सॉल्यूशन है बेटा, तो सॉलिड भी हो सकता है। अब सॉल्यूशन कैन बी गैस, कैसे? अभी बेटा आपके मेरे बीच में एयर है ना यहाँ पर, हाँ अरे स्क्रीन के और आपके बीच में एयर है ना, एयर में कौन कौन है? अलग अलग गैस है, O2 N2। तो एयर O2 और N2 का मिक्सचर है। बट क्या अपनी आंख से देख के आप बता पा रहे हो कहां O2 है कहां N2 है? नहीं ना, तो कैसा मिक्सचर है ये? होमोजीनस मिक्सचर है, और होमोजीनस मिक्सचर ही तो सॉल्यूशन होता है। आ गया समझ में? तो एयर इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन। अगर कंपोनेंट को अपनी आंखों से देखकर डिफरेंस नहीं कर पा रहे तो होमोजीनस मिक्सचर है, और होमोजीनस मिक्सचर ही सॉल्यूशन। तो एक चीज प्रूव कर दी विद एग्जांपल कि सॉल्यूशन केवल लिक्विड नहीं, सॉल्यूशन कैन बी सॉलिड, एग्जाम्पल अलॉयज। सॉल्यूशन कैन बी गैस, एग्जाम्पल एयर, है ना। सॉल्यूशन कैन बी लिक्विड। ठीक है सर, अच्छे से आ गया समझ में? सॉल्यूशन कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। बिल्कुल सर, आत्मा में डाउनलोडेड हो गया सर। ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट का फंडा क्लियर, सब कुछ क्लियर। अब मेरे बेटा इसके बाद कुछ आती है कंसंट्रेशन टर्म, इस चैप्टर में जो यूज होती हैं। सर कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, और कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म अपन को आनी चाहिए इस चैप्टर के लिए? तो मैं बताता हूं। सबसे पहले बताता हूं कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है। सॉल्यूशन, भाई बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है अपन को, दो कंपोनेंट का होमोजीनस मिक्सचर, सही बात है। एक को बोलते हैं सॉल्यूट, एक है सॉल्वेंट। तो बस किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा को रिप्रेजेंट करने का तरीका ही कंसंट्रेशन कहलाता है। कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करता है किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा को। ठीक है सर, कंसंट्रेशन क्या होता है सर? समझ में आ गया, आत्मा में डाउनलोडेड है सर। कंसंट्रेशन इट रिप्रेजेंट्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। ठीक है सर, बिल्कुल सर। किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है मेरे बेटा। ये बेटा 9 प्रकार की कंसंट्रेशन टर्म होती हैं, बट इस चैप्टर के लिए जो जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में जो यूज होंगी वो मैं आप लोगों को करा देता हूं, तो बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा। सबसे पहले होता है परसेंटेज बाय वेट। सर ये क्या होता है? परसेंटेज बाय वेट या परसेंटेज बाय मास सेम है बात बेटा। कई जगह वेट बाय वेट परसेंटेज भी लिखा होता है, वेट बाय वेट बात सेम है सब। ठीक है सर, ये क्या मतलब है? तो बिल्कुल मत घबराओ, परसेंटेज बाय वेट दिखाता है परसेंटेज, परसेंट, पर माने प्रति, सेंट माने 100, परसेंट, परसेंटेज बाय वेट ये दिखाता है 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ग्राम मौजूद है। तो ये क्या दिखाता है? समझ में आ गया? 100 ग्राम, मैंने बोला 30% बाय वेट सॉल्यूशन है, मतलब 30%, 30 प्रति 100, प्रति 100 ग्राम सॉल्यूशन में 30 ग्राम सॉल्यूट होगा। समझ में आ गया ये क्या दिखाता है? तो ये कैसे निकालते हैं मेरे बेटा परसेंटेज बाय वेट? नीचे में लिखना वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन। अगर ग्राम में तो ऊपर में लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूशन में
सॉल्यूट का वेट परसेंटेज निकाल दो ना। अगर सॉल्यूशन इतने ग्राम था, उसमें सॉल्यूट इतने ग्राम है, तो वो कितना परसेंटेज है। लो जी लो, आ गया ना, मतलब समझ में आ गया। अगर मैं बोल रहा हूं 20% बाय वेट, 20% बाय वेट NaOH सॉल्यूशन है, ध्यान रखना सॉल्यूशन का नाम वो होता है जो सॉल्यूट होता है। अगर मैं बोल रहा हूं NaOH सॉल्यूशन, समझ जाओ सॉल्यूट NaOH है। सॉल्वेंट पानी मानते हैं मेरे बेटा, हमेशा सॉल्वेंट पानी मानते हैं, ठीक है। मैंने बोला 20% बाय वेट NaOH सॉल्यूशन है, मतलब 20%, 20 प्रति 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम NaOH होगा, ये मतलब हो गया। और वो ऐसे इस फॉर्मूले से निकलता है। आत्मा में आ गया, बहुत बढ़िया। अगली चीज आती है मेरे बेटा परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय वॉल्यूम या उसको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल सेम चीज है। सॉल्यूशन के प्रति 100 ml सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज निकालते हैं मेरे बेटा। सेम चीज है यहां, जैसे वेट था, वेट की जगह यहां वॉल्यूम लेते हैं। मतलब परसेंटेज बाय वॉल्यूम का मतलब 100 ml सॉल्यूशन में कितने ml सॉल्यूट है, बस वॉल्यूम परसेंटेज निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, बस वेट की जगह वॉल्यूम ले लेंगे, नीचे में ले लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर में ले लेंगे बेटा जी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। लो जी, फिर 100 से कर देंगे तो परसेंटेज आ गया। ये है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अच्छा सर, ये तो बहुत आसान है। फिर ऐसे ही एक आ जाता है, अब आप लोगों ने बताना है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओह, ये क्या है सर, अजी बड़ा आसान है। प्रति 100 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है उसका परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम। तो इसमें क्या करते हैं, देखो नाम से ही पता लग जा रहा है, वेट बाय वॉल्यूम। तो ऊपर में लेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन परसेंटेज के लिए 100 कर देंगे। लो मेरे बेटा, कितना आसान है सब, कितना आसान है। वेट बाय वेट परसेंटेज है तो वेट वेट ले लेंगे दोनों का, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज निकाल देंगे, वेट बाय वॉल्यूम है तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। अब अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है जिसका इस चैप्टर में अच्छा खासा यूज है, वो होती है मेरे बेटा मोलैरिटी। अब सर मोलैरिटी क्या है, इसको कैपिटल M से दिखाते हैं बेटा। ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म है। ये दिखाती है 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल हैं सर सॉल्यूट के मोल कैसे निकालें, तो घबराना मत, किसी भी सब्सटेंस के मोल निकालने हैं आपको, है ना। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो मोल निकालने हैं। तो बेटा उसका जितना वजन दिया हुआ है उसके उतने वजन को मॉलिक्यूलर वेट, उसी के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दे। आपको मेरे बेटा सॉल्यूट के मोल आ जाएंगे किसी भी, मान लो NaOH है, ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं 20 ग्राम NaOH है, मतलब कितने मोल NaOH है, बड़ा आसान है। कितने मोल NaOH, गिवन वेट, हाँ सर, बाय मॉलिक्यूलर वेट, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, 23 और 16 39, और एक हाइड्रोजन 40, मॉलिक्यूलर मास 40, 20 बाय 40, ये हो गया 1/2, मतलब 0.5 मोल है। तो किसी भी सब्सटेंस का अगर वेट दिया हो तो मोल निकाल सकते हैं, ठीक है सर। तो मोलैरिटी क्या दिखाता है, मोलैरिटी दिखाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है सर। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल हैं सॉल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये दिखाता है बेटा मोलैरिटी। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। कैसे निकालना है, तो बड़ा आसान है। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल दिखा रहा है, तो ऊपर में लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने में, 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो नीचे लिखना होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में होना चाहिए। बट अगर मिलीलीटर में है तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा, वो 1000 पलटी मार के ऊपर आ जाता है मेरे बेटा। लो जी, ये 1000 तभी लगेगा बेटा
जब यहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में होगा। अगर लीटर में है फिर 1000 की आवश्यकता नहीं है। सच्ची बोलो, मोलैरिटी आत्मा में समा गया, कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चे को मोलैरिटी में। बहुत बढ़िया। अब बेटा अगली जो और इसकी यूनिट क्या रहेगी, जल्दी बोलो यूनिट, मोल और वॉल्यूम इन लीटर, तो इसकी यूनिट रहती है मेरे बेटा मोल पर लीटर। ओके सर, यूनिट समझ में आ गई सर मोलैरिटी की। अब अगली कंसंट्रेशन टर्म जो इस चैप्टर में आनी चाहिए वो है मेरे बेटा मोलैलिटी। इसको छोटे m से दिखाते हैं अपन। क्या होता है सर मोलैलिटी, चलो मैं बता देता हूं। मोलैलिटी मेरे बेटा, हाँ मोलैलिटी होता है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें सॉल्यूशन में नहीं निकाल रहे हैं सॉल्यूट हम कितना है, हम सॉल्वेंट में निकालते हैं सॉल्यूट कितना है। कैसे निकालते हैं बताता हूं, है ना। मोलैलिटी दिखाती है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल हैं। ठीक है, क्या दिखाता है ये, इट रिप्रेजेंट्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके, moles of solute present in moles of solute present in 1 किलोग्राम सॉल्वेंट बोल रहा हूं मैं, सॉल्यूशन में नहीं, सॉल्वेंट में मात्रा दिखाता है मेरे बच्चे। ठीक है सर, इतना भी आ गया। फॉर्मूला बताओ क्या होगा, आपने बताना है, मैंने नहीं। तो मोलैलिटी होता है बेटा, ऊपर में लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है सर, नीचे में होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके सर, किलोग्राम में होना चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर मान लो ग्राम में दिया है तो बेटा किलोग्राम के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, वो 1000 पलटी मार के ऊपर आ गया। बहुत बढ़िया मेरे बेटा। लो जी, ये ऐसे निकालते हैं अपन मोलैलिटी। आ गया समझ में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर किलोग्राम में नहीं है ग्राम में है तो किलोग्राम के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहां 1000 लगेगा। ये पलटी मार के 1000 चला गया वहां। वाह सर, मोलैलिटी आ गया ना। यूनिट बोलो इसकी क्या होगी, यूनिट क्या होगी बेटा, यूनिट होगी मोल्स, नीचे में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम लेना होता है, तो मोल्स पर केजी। नंबर ऑफ मोल तो निकालने आते हैं, बहुत बढ़िया। अब 7वां और लास्ट जो कंसंट्रेशन टर्म इस चैप्टर के लिए आपको आनी जरूरी है मेरे बेटा, वो है मोल फ्रैक्शन। और इसका तो अत्यंत बहुत ज्यादा बेटा प्रयोग होना है इस पूरे चैप्टर में। मोल फ्रैक्शन क्या है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। इस चैप्टर में अभी आप देखोगे इसका धुआंधार तरीके से मेरे बेटा प्रयोग होगा। ठीक है, चलो मैं बताता हूं, अब बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा। मान लो ये एक बर्तन है, पूरा फोकस मेरी बातों पर, इसमें 2 गैसों का मिक्सचर है मान लो। ठीक है भाई, 2 गैस हैं, तो गैस तो मेरे बेटा गैस हैं, वो तो होमोजीनस रहती हैं, कभी देख के नहीं बता पाओगे ए कहां है बी कहां है, दिखते ही नहीं मॉलिक्यूल। सही कह रहे हो सर। अब मान लो इसके मोल इस बर्तन में है Na मोल, इस मिक्सचर में, और इसी बर्तन में बी के मोल है Nb मोल। तो मेरे बेटा अगर आपको बी के मोल फ्रैक्शन निकालना है इस मिक्सचर में, इस सॉल्यूशन में बी का मोल फ्रैक्शन, तो कैसे निकालेंगे, बी के मोल इन सॉल्यूशन बाय टोटल मोल। टोटल मोल हो जाएंगे ए के मोल प्लस बी के मोल। ओके सर, आ गया समझ में। बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो बी के मोल बाय टोटल मोल। सेम वे आप ए का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो इस सॉल्यूशन में। कैसे निकालेंगे, ए के मोल बाय टोटल मोल। सर जी बिल्कुल आत्मा में समा गया। और दोनों का अगर मोल फ्रैक्शन बेटा ऐड करके देख लो, इस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट थे ए और बी, दोनों के मोल फ्रैक्शंस ऐड करके जरा करो, इसको ऐड करो, एलसीएम वही रहेगा, ऊपर में Na प्लस Nb हो गया, कट गया। लो जी लो, किसी भी कंपोनेंट में जितने भी मिक्सचर हैं उनके मोल फ्रैक्शंस का सम 1 रहता है। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि मोल बाय मोल, मोल मोल कट गया। हाँ समझ में आ गया ना बेटा, बहुत बढ़िया। तो बेटा ये कंसंट्रेशन टर्म है जिनका इस चैप्टर में प्रयोग होगा। अब मैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज कराता हूं बेटा इस चैप्टर की, जिसके ऊपर पूरा चैप्टर आधारित है। अगले 15 मिनट बहुत ध्यान से देखना, उस पर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं नीट में, मैं वो भी कराऊंगा अपने बच्चों को। चलो आओ, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपन करने जा रहे हैं, वेपर प्रेशर क्या होता है।
किसी भी लिक्विड का। अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, मेरी एक एक बात को अपनी आत्मा में समा लेना, पूरा फोकस यही करो, हर जगह से दिमाग हटा ले मेरे बच्चे। करें शुरू? अब ध्यान से देखना मेरे बेटा। ये मान लो एक बर्तन है, ठीक है सर, बर्तन है, मान लो मैं आपके घर से ले आया, ठीक है, दे दोगे ना? बहुत बढ़िया भाई साहब, इसमें कोई प्योर लिक्विड ले लिया, मान लो मैंने H2O लिक्विड ले लिया, बिल्कुल सर सही बात है, प्योर लिक्विड ले लिया, ठीक है। अब बेटा पानी के मॉलिक्यूल्स में तो आपस में एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होंगे, सही बात है, सरफेस पे भी और अंदर भी जो पानी के मॉलिक्यूल है, हाँ सर आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं सर, बिल्कुल सही बात है। बट मेरे बेटा ये जो बॉन्ड होते हैं लिक्विड फेज में, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत स्ट्रांग नहीं होते, बनते टूटते रहते हैं। तो मेरे बेटा जैसे ही किसी मॉलिक्यूल पे लगने वाले सारे बॉन्ड टूटे, तो बेटा वो अब मॉलिक्यूल फ्री हो गया ना, अब उसको रोकने वाला कोई फोर्स नहीं है, तो वो लिक्विड फेज को छोड़ के अकेला ऊपर चला जाता है गैस फेज में। तो मेरे बेटा लिक्विड अगर गैस फेज में चला जाता है उसी को वेपर बोलते हैं। तो मेरे बेटा कहीं भी तुम कोई लिक्विड लोगे और जो लिक्विड वेपर बना सकता है उसको बोलते हैं वॉलेटाइल लिक्विड। तो मेरे बेटा कोई भी वॉलेटाइल लिक्विड लोगे तो आपकी वेपर बननी शुरू हो जाएंगी, और वेपर बनने के प्रोसेस को ही अपन बोलते हैं इवेपोरेशन। तो शुरू में कोई भी लिक्विड लोगे तो इवेपोरेशन होने लग जाएगा, वेपर बनने लगेंगी। मान लो बर्तन बंद है भैया, अब क्या होगा, ये जो वेपर है, लिक्विड के मॉलिक्यूल है, वेपर फेज में आ गए हैं गैस फेज में, ये रैंडमली चलेंगे, रैंडमली चलते चलते हो सकता है वापस लिक्विड सरफेस से टकराएं, वापस लिक्विड सरफेस से टकराएंगे तो हो सकता है इनके साथ मॉलिक्यूल फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लें, तो ये फिर वापस से लिक्विड फेज में रुक जाएंगे। फिर बेटा थोड़ी देर में ही ये मॉलिक्यूल जो गैस फेज में चले गए थे लिक्विड फेज में भी आने लगते हैं। तो गैस फेज से लिक्विड फेज में आना मॉलिक्यूल्स का कहलाता है कंडेंसेशन। और जब भी कोई बंद बर्तन में लिक्विड लोगे वॉलेटाइल, तो एक टाइम ऐसा आता है जब रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाता है, उसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम रीच हो गया। किसी भी बंद बर्तन में अगर आप लिक्विड लोगे वॉलेटाइल, तो एक समय ऐसा आएगा ही आएगा जब रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा, तभी हम कहते हैं इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। और किसी भी बंद बर्तन में होगा ही होगा ऐसा। ठीक है सर, अच्छे से समझ में आ गया सर। तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाता है। ठीक है सर, उससे क्या हुआ अब समझो। अब जैसे ही इक्विलिब्रियम पहुंचा तो एक सेकंड में जितने मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं उसी एक सेकंड में उतने मॉलिक्यूल नीचे आ जाएंगे। तो मतलब यहां वेपर में मॉलिक्यूल की संख्या चेंज होनी बंद हो जाएगी इक्विलिब्रियम के बाद। अरे सोचो ना, जो एक सेकंड में 10 मॉलिक्यूल ऊपर गए, उसी एक सेकंड में 10 मॉलिक्यूल नीचे आ गए, तो मतलब यहां पे मॉलिक्यूल की संख्या चेंज नहीं हुई, तो गैस मॉलिक्यूल की संख्या फिक्स हो जाती है एट इक्विलिब्रियम। लिक्विड के ऊपर जो वेपर्स की संख्या है वो फिक्स हो जाती है एट इक्विलिब्रियम। और किसी भी गैस का प्रेशर मॉलिक्यूल की संख्या के प्रोपोर्शनल होता है। अगर गैस के पार्टिकल ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा। तो इक्विलिब्रियम पर क्योंकि मॉलिक्यूल की संख्या वेपर फेज में फिक्स हो गई है तो प्रेशर भी एक फिक्स लगा रहे होंगे ये। तो बस मेरे बेटा किसी भी लिक्विड की वेपर्स के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर over liquid surface at equilibrium is called vapor pressure of a liquid। फिर से रिपीट कर देता हूं, किसी भी लिक्विड की वेपर के द्वारा लिक्विड सरफेस के ऊपर लगाया जाने वाला प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम पर ही डिफाइन होता है, तो वो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर है। हर अलग अलग लिक्विड का अलग अलग वेपर प्रेशर होता है। ईमानदारी से बोलो, आत्मा में डाउनलोड हुआ नहीं हुआ वेपर प्रेशर? मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया, इसी को मैं अंग्रेजी में लिखवा देता हूं। किसी भी लिक्विड के वेपर प्रेशर का क्या मतलब है, अब समझ में आया? आप कोई भी लिक्विड लोगे, पहले उसकी वेपर बनेगी, केवल इवेपोरेशन होता जाएगा, फिर धीरे धीरे कंडेंसेशन भी बढ़ने लग जाएगा, फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का रेट बराबर हो जाएगा। जैसे ही ऐसा होगा तब यहां गैस के पार्टिकल की वेपर्स की संख्या
फिक्स हो जाती है, चेंज होनी बंद हो जाती है। अगर गैस पार्टिकल की संख्या चेंज होनी बंद हो गई तो इक्विलिब्रियम पे एक प्रेशर भी चेंज होना बंद हो गया, एक फिक्स प्रेशर लगा रही है वेपर। तो बस किसी भी लिक्विड की वेपर इक्विलिब्रियम पर लिक्विड सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लगाती है उसी को उस लिक्विड का वेपर प्रेशर बोलते हैं। आ गया ना समझ में? बहुत बढ़िया, बोलो मेरे साथ साथ, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू pressure exerted by a liquid, है ना, pressure exerted by vapors of a liquid, बहुत बढ़िया, by vapors of liquid over liquid surface। बिल्कुल सर, अच्छे से आत्मा में समा गया। और ये कब डिफाइन है? एट इक्विलिब्रियम, किसी भी लिक्विड की वेपर उसी लिक्विड की सरफेस पे कितना प्रेशर लगा रही है। हर लिक्विड का अलग अलग वेपर प्रेशर होता है। अब सर हमें कैसे पता लगे किसका ज्यादा है? चल ये भी बता देता हूं। तो वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। डिपेंड्स अपॉन, बेटा ये क्वेश्चन नीट में कई बार आया हुआ है, अब इसको बहुत ध्यान से देखना। कैसे? अब समझने का प्रयास करना आप, ठीक है? हाँ सर, समझा दो सर। अब सोचो, ये एक लिक्विड है, समझने का प्रयास करना। इसमें जो लिक्विड में पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, ठीक है भाई? ये दूसरा लिक्विड है, इसमें पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना स्ट्रांग नहीं है। अरे वीक है अट्रैक्शन, ज्यादा अट्रैक्शन नहीं लगा पा रहे, देखो दूर दूर है। अब मुझे बताओ किस में वेपर बनने की क्षमता ज्यादा होगी? यहां पे लिक्विड फेज में पार्टिकल्स ने स्ट्रांगली पकड़ा हुआ है, जब ये बॉन्ड टूटता है तभी तो वो वेपर फेज में जाता है ना। बट यहां पे बॉन्ड स्ट्रांग है तो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, वेपर कम बनेंगी, वेपर प्रेशर इसका कम होएगा। इसमें बेटा अट्रैक्शन कम है, आसानी से बॉन्ड टूटेंगे, आसानी से बॉन्ड टूटेंगे तो आसानी से लिक्विड को छोड़ के मॉलिक्यूल जाएंगे वेपर फेज में, वेपर ज्यादा बनेंगी, वेपर प्रेशर ज्यादा होएगा। तो एक चीज समझ में आ गई, अगर किसी लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है लिक्विड फेज में, तो उनके वेपर बनाने की क्षमता ज्यादा, वेपर प्रेशर ज्यादा। तो पहला पॉइंट आत्मा में समझ में आ गया। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड अगर कम होगा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो वेपर ज्यादा बनेंगी, वेपर प्रेशर ज्यादा होएगा। सही बात है सर। तो यस, लोअर द या लेसर द intermolecular forces of attraction, lesser the intermolecular forces of attraction, more is the vapor pressure। बिल्कुल, more is the vapor pressure, forces of attraction in liquid phase। अगर लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो आसानी से बॉन्ड टूट जाएंगे, आसानी से वेपर बनेंगी, वेपर ज्यादा बनेंगी तो वेपर प्रेशर भी, तो इसका वेपर प्रेशर इस लिक्विड का ज्यादा होएगा। आ गया समझ में? दूसरा मेरे बेटा, टेम्परेचर। टेम्परेचर पे मेरे बेटा बताओ, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है। क्यों? लॉजिक बताओ। आप सोचो ना, मुझसे क्यों बुलवा रहे हो? अब आप सोचने लायक हो गए हो मेरे बेटा। समझो आपका वेपर कैसे बनती हैं। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन है, जब ये बॉन्ड टूटेगा तभी बेटा मॉलिक्यूल फ्री होके वेपर फेज में जाएगा, वेपर बनेंगी, वही तो प्रेशर लगा रही हैं। अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, मेरे बेटा टेम्परेचर बढ़ाने से बॉन्ड आसानी से टूटेंगे, क्योंकि आप एनर्जी दे रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो मतलब एनर्जी दे रहे हो, तो बॉन्ड ज्यादा टूटेंगे तो ज्यादा वेपर बनेंगी, ज्यादा वेपर बनेंगी तो ज्यादा वेपर प्रेशर लगेगा मेरे बेटा। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अपनी आत्मा में संभालो, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वेपर, और लॉजिक भी समझ में आ गया क्यों। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज। आ गया समझ में? और झूठ ना बोलो, शाबाश मेरे शेरों।
अच्छे से आ गया समझ। अब इसके ऊपर बेटा एक ग्राफ भी है, नीट में आया हुआ है, आज के बाद बता देना। किसी भी लिक्विड और वेपर का वेपर प्रेशर, किसी भी लिक्विड का और उसके टेम्परेचर का ग्राफ मेरे बेटा अपनी आत्मा में संभालो, ये हमेशा ऐसे वेरी करता है। बिल्कुल जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेरे बेटा ये एक्सपोनेंशियल वेरी करता है। हाँ एक्सपोनेंशियल रिलेशन है ये। तो टेम्परेचर बढ़ाते जाओ वेपर प्रेशर बढ़ता है मेरे बेटा, अपनी आत्मा में संभालो इस चीज को, है ना। और इसका मैं रिलेशन भी दे देता हूं, वेपर प्रेशर का टेम्परेचर से मैथमेटिकल रिलेशन। दिस इज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, लो जी लो, एक्सपोनेंशियल रिलेशन है मेरे बेटा वेपर प्रेशर और टी के बीच में, ठीक है ना, रेसिप्रोकल वाला। हाँ ठीक है सर। तो वेपर प्रेशर टेम्परेचर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ग्राफ आपको पता होना चाहिए और लॉजिक भी समझ में आया, थ्योरेटिकल बहुत बढ़िया। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, हर लिक्विड का कुछ ना कुछ होता है, प्योर लिक्विड का जो भी वॉलेटाइल, वॉलेटाइल मतलब जिसकी वेपर बन सकती हो, कुछ लिक्विड ऐसे भी होते हैं जिनकी वेपर नहीं बनती, जैसे आप सरसों का तेल ले लो तो उसकी वेपर बनने की क्षमता बहुत कम है, पानी की बहुत ज्यादा होती है, पानी वॉलेटाइल है, सरसों का तेल नहीं है वॉलेटाइल। ठीक है सर, कोई भी अगर वॉलेटाइल लिक्विड है तो उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होता है, बिल्कुल प्योर लिक्विड का। अब वेपर प्रेशर अच्छे से आ गया, बट हमें तो बेटा जी इस चैप्टर के अंदर हमको तो सॉल्यूशन पढ़ना है। अब बच्चे के मन में आया सर अगर प्योर लिक्विड है और उसमें सॉल्यूट डाल दिया तो सॉल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि हमें तो सॉल्यूशन पढ़ना है, तो उससे वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ता है, चलो मैं बता देता हूं। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ, अब हम सॉल्यूशन बनाते हैं, प्योर लिक्विड था वॉलेटाइल मान लो पानी, उसमें सॉल्यूट डालो और देखो उससे वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, मतलब ऐसा सॉल्यूट डालेंगे जिसकी वेपर नहीं बनती, नॉन वॉलेटाइल, जैसे ग्लूकोज ले लो, अरे सॉलिड है ना ग्लूकोज, उसकी वेपर थोड़ी बनेगी। यूरिया ले लो, तो ये सबसे जबरदस्त एग्जांपल है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के, ग्लूकोज एंड यूरिया। ठीक है सर, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट टू अ प्योर लिक्विड। अब बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ मैं यहां पे प्रूव करूंगा जिसका पूरे चैप्टर में भयानक यूज होता है, सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा, समझाऊं मैं। अब बहुत ध्यान से देखना, आपका मान लो जी ये बर्तन है, ठीक है सर, आपके घर से ले आया, दे दो, हाँ चलो भाई। अब ध्यान से देखना बेटा, इसमें अभी प्योर लिक्विड है, मान लो प्योर पानी है, प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। सॉल्वेंट को मैं आज के बाद ए से दिखाऊंगा, तो ए के पार्टिकल थे अंदर भी और सरफेस पे भी, और बेटा कुछ बॉन्ड टूट के कुछ वेपर बन रही थी, कुछ वेपर प्रेशर था इस प्योर लिक्विड का, ठीक है सर, लेट वेपर प्रेशर था इस प्योर लिक्विड का, सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट मतलब पानी, हाँ मान लो पी नॉट ए, हाँ सर कुछ तो रहा होगा, पी नॉट ए बी द लेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब आपने क्या किया भाई, सरफेस पे ए थे, कुछ बॉन्ड टूट के ए की वेपर बन रही थी, कुछ वेपर प्रेशर रहा होगा। अब आपने क्या किया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, सॉल्यूट को मैं बी से दिखाऊंगा, नॉन वॉलेटाइल है तो मेरे बेटा तो होमोजीनस मिक्सचर बना देगा, पूरे में यूनिफॉर्मली फैल जाएगा, अंदर भी और सरफेस पे भी। ओ अगर सरफेस पे आएगा तो कुछ मेरे बेटा ए को इसे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तभी ये सरफेस पे आ पाएगा, बिल्कुल ठीक है भाई, क्योंकि बी को यूनिफॉर्मली फैलना है, पूरे में फैलना है, अंदर भी और सरफेस पे भी। अब मेरे बेटा बी तो नॉन वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल है, ये तो वेपर बना नहीं सकता। अब बट इसने जो वेपर बनाने वाले थे ए सरफेस पे, उनको भी कम कर दिया है, क्योंकि उनको सब्स्टिट्यूट करके उनकी जगह खुद आ गया है। तो ले पहले मान ले सरफेस पे 100 ए के पार्टिकल थे, देखना बी तो वेपर बना ही नहीं सकता, अरे नॉन वॉलेटाइल है, जो वेपर बनेंगी अभी सॉल्यूशन, अब तो सॉल्यूशन बन गया, अब सॉल्यूशन में भी एक ही वजह से बनेंगी अभी भी, क्योंकि बी तो नॉन वॉलेटाइल है। बट पहले जब प्योर लिक्विड था तो मान ले सरफेस पे 100 ए के पार्टिकल थे, तो उसमें से कुछ वेपर बन रही थी, बट अब तो सरफेस पे ए के ही 60 पार्टिकल रह गए। जब सरफेस पे ए के ही 60 पार्टिकल रह गए तो 100 में से वेपर बनने की क्षमता ज्यादा थी, अब सरफेस पर ए के 60 ही पार्टिकल है तो 60 में से वेपर बनने की क्षमता कम होगी। अब जो वेपर प्रेशर आएगा मेरे बेटा, ठीक है ना, मान ले दैट इज पीए, पीए को मैं बोलूंगा वेपर प्रेशर ऑफ
सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। अब जो वेपर प्रेशर आएगा, क्योंकि एक ही वेपर पहले के मुकाबले जब प्योर था उसके मुकाबले कम बनेगी। क्यों? सरफेस पे ए कम हो गया है, उनको नॉन वॉलेटाइल बी ने सब्सटीट्यूट कर दिया है। हाँ सर, तो लेट अब जो हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, और यही तो इसी को हम बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हाँ सर, सॉल्यूशन में तो ए और बी है, बी तो वेपर बना नहीं रहा, तो अब सॉल्यूशन में जो एक ही वेपर प्रेशर होगा वही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। तो लेट शुरू में प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था पी नॉट ए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से अब आपका वेपर प्रेशर ए का कम हो गया। क्यों? क्योंकि सरफेस पे पहले ए ज्यादा थे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से सरफेस पे ए कम हो गए, तो ए की वेपर बनाने की क्षमता कम हो गई, ए की वेपर कम बन रही है, तो ए का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो ले हमेशा पी ए विल बी लेस देन पी नॉट ए, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से मेरे बेटा वेपर प्रेशर घटता है, वेपर प्रेशर घटता है मेरे बेटा। अब कितना हो जाएगा, कोई रिलेशन क्या सर? चलो मैं बताता हूं। फिर यहीं पे मेरे बेटा आता है, ये समझ में, लॉजिक समझ में आया? बहुत बढ़िया। फिर इसी में आता है एक बहुत जबरदस्त चीज मेरे बेटा, इससे तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं। सर ठीक है, ये तो समझ में आया कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर घट जाता है, ठीक है ना, प्योर सॉल्वेंट का। जितना प्योर सॉल्वेंट का था उतना नहीं रहेगा, उससे कम हो जाएगा सर। बट सर कैलकुलेट करना हो कितना कम हो जाएगा तो कैसे कर सकते हैं? तो सुनो, फिर से कराता हूं। मान लो जी ये बर्तन है, ठीक है, अभी इसमें प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है सर, प्योर सॉल्वेंट मतलब पानी मान लो, हाँ ए से दिखाएंगे सॉल्वेंट को, बिल्कुल सर। अब केवल सरफेस पे ए ही था, तो बेटा ए की कुछ वेपर बन रही थी, कुछ वेपर प्रेशर रहा होगा। अब आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। अब ये सॉल्यूट तो होमोजीनियसली यूनिफॉर्मली घुल तो जाएगा हर जगह, अंदर भी बाहर भी, सरफेस पे भी, बट वेपर नहीं बनाएगा। तो सरफेस पे ए कम हो गए, ए की वेपर बनाने की क्षमता कम हो गई। अब जो वेपर प्रेशर मान ले प्योर सॉल्वेंट का पी नॉट ए था, अब इसका पी ए है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो रॉल्ट लॉ क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। रॉल्ट लॉ ये कहता है किसी भी सॉल्यूशन में अगर किसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर निकालना है तो रॉल्ट लॉ से ऐसे निकाल सकते हैं, ए का वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन में ए और बी है, तो रॉल्ट लॉ कहता है किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं, उसके प्योर का वेपर प्रेशर, मतलब जब ये प्योर था ए ही, तो उसका वेपर प्रेशर कितना था, इनटू उसी का मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिक्विड फेज में ए का कितना मोल फ्रैक्शन है, कैसे निकालेंगे ए का मोल फ्रैक्शन, ए के मोल इन सॉल्यूशन बाय टोटल मोल, टोटल मोल तो Na प्लस एनवी हो जाएंगे। हाँ सर, यही है रॉल्ट लॉ मेरे बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशन पे एप्लीकेबल है, यही है रॉल्ट लॉ, एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ओनली। डाइल्यूट का मतलब होता है सॉल्वेंट के मुकाबले सॉल्यूट बहुत कम है मेरे बेटा, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है उसके मुकाबले सॉल्यूट कम है ना, तभी तो डाइल्यूट है, पानी ज्यादा है सॉल्वेंट ज्यादा है। बहुत बढ़िया, यही है रॉल्ट लॉ मेरे बेटा। मेरे बेटा रॉल्ट लॉ ये कहता है कि किसी भी सॉल्यूशन में, यहां ए और बी का सॉल्यूशन था, आपको पता है सॉल्यूशन में एक ही वेपर प्रेशर है, तो रॉल्ट लॉ कहता है किसी भी सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कैसे निकालोगे, किसी भी कंपोनेंट का ए का वेपर प्रेशर निकालना तो कैसे निकालेंगे, प्योर ए का वेपर प्रेशर कितना रहा होगा, वो तो हर लिक्विड का फिक्स होता है। हाँ सर, क्वेश्चन में दिया होगा, प्योर ए का वेपर प्रेशर इनटू ए का ही मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। वाह सर वाह, बिल्कुल आत्मा में घुस गया। अब सर ठीक है, रॉल्ट लॉ समझ में आया, किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर निकालना है तो क्या करेंगे, उसी के प्योर का वेपर प्रेशर इनटू उसी का मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। ठीक है सर। सर ये तो हुआ जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, अगर सॉल्यूट ऐसा डाला जो खुद भी वेपर बनाता हो, सॉल्यूट भी, तो क्या होगा सर, लेट अस चेक। अब हम करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ, अब ऐसा सॉल्यूट डालेंगे जो खुद वेपर बनाएगा, सॉल्वेंट भी बनाएगा और सॉल्यूट भी बनाएगा, तो क्या होगा, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ वॉलेटाइल सॉल्यूट। इसको बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, मजा आने वाला है आपको थोड़े क्षणों में। वॉलेटाइल सॉल्यूट टू अ प्योर
सॉल्वेंट। अब बहुत ध्यान से देखना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है आपके जीवन की, इससे क्वेश्चन भी आते हैं मेरे बेटा। ठीक है, सुनो, ये आपका बर्तन है, आप ही के घर से ले आया इसको भी। ठीक है, मैंने अभी इसमें प्योर सॉल्वेंट ले लिया, मान लो ना पानी ले लिया, सॉल्वेंट को तो मैं ए से दिखा रहा हूं। तो लो जी, सरफेस पर केवल ए है, शुरू में प्योर ए है भैया, तो ए की कुछ वेपर बन रही होंगी, ए के प्योर ए का कुछ वेपर प्रेशर होएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है, प्योर ए का सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। अब आपने क्या किया, इसमें वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला। वॉलेटाइल का मतलब ऐसा सॉल्यूट जिसकी खुद भी कुछ वेपर बन सके। हाँ सर, हाँ, वॉलेटाइल आपने सॉल्यूट डाला बी, तो बी यूनिफॉर्मली फैल जाएगा अंदर भी और सरफेस पे भी, तो कुछ ए को सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा बी को। हाँ सर, तो बेटा सरफेस पे ए के पार्टिकल कम हो गए, अब ए की वेपर पहले के मुकाबले कम बनेंगी, सही बात है, बट ए की कुछ वेपर तो होंगी, हाँ प्योर के मुकाबले कम बनेंगी, बट कुछ ना कुछ तो होंगी। हाँ सर होंगी, बट मेरे बेटा अब बी भी वॉलेटाइल है, बी की भी कुछ वेपर बनेंगी। हाँ सर सही कह रहे हो, ए और बी दोनों की वेपर बनेंगी। वाह सर वाह। अब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होएगा, टोटल जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा, वो ए का वेपर प्रेशर प्लस बी का वेपर प्रेशर होएगा मेरे बेटा। बिल्कुल, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यही कहता है, दो गैसों का मिक्सचर, देख यहां पे दो गैसों का मिक्सचर बन गया है। बिल्कुल सर सही कह रहे हो, दो गैसों का मिक्सचर सा बन गया है सर, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप। तो दो गैसों के मिक्सचर में टोटल प्रेशर होता है, दोनों गैसों के प्रेशर को ऐड कर दो, तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा इस केस में ए का वेपर प्रेशर प्लस बी, क्योंकि दोनों वेपर बनाएंगे ना, हाँ क्योंकि दोनों वॉलेटाइल है ना। चलो अब रॉल्ट लॉ से ए का वेपर प्रेशर निकालो। रॉल्ट लॉ क्या कहता है, किसी भी सॉल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कैसे निकलता है, उसी के प्योर का वेपर प्रेशर इनटू उसी का मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। हाँ सर हाँ। अब बी का भी वेपर प्रेशर निकालो, किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उसी के प्योर का वेपर प्रेशर इनटू उसी का मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। हाँ सर, दोनों रॉल्ट लॉ लगा दिए सर, ए और बी का वेपर प्रेशर रॉल्ट लॉ से निकाल लिया, बस यहां पुट कर दो, लो जी लो, टोटल वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं मेरे बेटा। तो अगर वॉलेटाइल सॉल्यूट है तो टोटल वेपर प्रेशर मेरे बेटा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो यहां पे क्या होता है मेरे बेटा, टोटल वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। बिल्कुल, जबकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालोगे, जैसे पिछले उसमें किया था, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालोगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम ही आएगा, परंतु वॉलेटाइल सॉल्यूट डालोगे तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। कैसे करना है समझ में आ गया, वेपर प्रेशर आत्मा में समा गया मेरे बेटा जी, बहुत बहुत बढ़िया। अब अगली चीज करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट मेरे बेटा, अब देखना, अब हम करने जा रहे हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बहुत धुआंधार तरीके से। अब मैं अपने बच्चों को कराता हूं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको बेटा जी बहुत ध्यान से देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेपर प्रेशर आपको अच्छे से समझ में आ गया, बढ़िया वाली रिवीजन चल रही है, ऑसम वाली रिवीजन कर रहे हैं मेरे बच्चे, पूरा फोकस यही रखना, पूरा चैप्टर समराइज हो जाएगा मेरे बेटा 1 घंटे के अंदर। ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। वेपर प्रेशर तो आत्मा में समा चुका है सर जी, अब ये बताओ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, आप लोग मुझे बताएंगे। सुनो मैं बताता हूं, किसी भी सॉल्यूशन की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, जैसे सॉल्यूशन की डेंसिटी, सॉल्यूशन की विस्कोसिटी, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ सर, बट कुछ प्रॉपर्टी ऐसी देखी गई हैं जिनकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं। सॉल्यूट पार्टिकल का नेचर क्या है, कौन सा सॉल्यूट है, क्या साइज है सॉल्यूट का, उस पर निर्भर नहीं करती। तो सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं, उनको कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं मेरे बच्चे। समझ में आया,
बहुत बढ़िया, बिल्कुल सर। ऐसे तो हजारों प्रॉपर्टी होती है एक सॉल्यूशन की, बट कुछ प्रॉपर्टी ऐसी देखी गई हैं जिनकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कितने हैं उस पर डिपेंड करता है, सॉल्यूट के नेचर पे, सॉल्यूट के साइज पे डिपेंड नहीं करता। बहुत बढ़िया सर। तो कॉलिगेटिव जो भी लिखा है, बोला है, उसको अंग्रेजी में लिख लेते हैं। तो दोज प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन, और ये चार प्रॉपर्टी ही देखी गई है सॉल्यूशंस की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है इन सॉल्यूशन। दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस whose value depends only upon, whose value depends only upon number of solute particles, number of solute particles in solution। ठीक है सर, बिल्कुल आत्मा में समा चुका है सर, बिल्कुल। अब मेरे बेटा, अब सर कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो आपके नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही, सॉल्यूट के साइज पे डिपेंड नहीं कर रही, सॉल्यूट के बस सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या पे डिपेंड कर रही हैं? तो ये चार प्रॉपर्टी हैं। पहली बेटा अपनी आत्मा में समा लो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ध्यान रखना, बच्चा गलती करता है, वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ध्यान रखना, फिर से बच्चा गलती करता है, वेपर प्रेशर इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हाँ सर। दूसरा मेरे बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है सर, ये सब क्या होता है मैं वन बाय वन बताऊंगा मेरे बेटा। तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर जी। और चौथी होती है बेटा जी ऑस्मोटिक प्रेशर। अब वन बाय वन मैं इनको बताता हूं, है ना, सब लोग अब ध्यान। तो यही चार प्रॉपर्टी ऐसी देखी गई है किसी भी सॉल्यूशन की जिनकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं, सॉल्यूट पार्टिकल का नेचर क्या है, साइज क्या है, उस पर डिपेंड नहीं करती। तो चलो अब मैं कराता हूं, बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा, वन बाय वन। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और हाँ, एक चीज और मैं बता देता हूं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए पढ़ते हैं, मतलब ऐसा सॉल्यूट डालेंगे जिसकी वेपर नहीं बनती। ओके। और दूसरा इसमें होता है हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। डाइल्यूट मतलब सॉल्वेंट के मुकाबले सॉल्यूट के मोल बहुत कम होंगे। ठीक है सर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है मैं अपने बच्चे को बता देता हूं, और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। सुनो, अब ध्यान से देखना मेरे बेटा। मान लो जी ये आपका बर्तन है, ठीक है, देखो आप अपने से ड्राइव करोगे, इसमें अभी प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्वेंट को हम ए से दिखा रहे हैं, बिल्कुल सर। अब मैंने इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बी डाल दिया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए ही पढ़ना है अपन को। ठीक है सर। तो सरफेस पर अब ए भी होएगा, बी भी हो जाएंगे, क्योंकि होमोजीनस मिक्सचर, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्मली फैल जाएगा बी, बिल्कुल। अब इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, बी तो वेपर नहीं बनाएगा क्योंकि नॉन वोलेटाइल है, सिर्फ एक ही वेपर बनेगी। तो सॉल्यूशन में ए का वेपर प्रेशर ही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। तो इस सॉल्यूशन में रॉल्ट के अकॉर्डिंग ए का वेपर प्रेशर निकाल, क्या होगा, प्योर ए का वेपर प्रेशर इनटू ए का मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। यही तो है रॉल्ट लॉ। हाँ सर, सही कह रहे हो। अब इसमें एक काम करते हैं मेरे बेटा, इसको इधर ले आओ, है ना, नीचे ले आओ, पी नॉट ए ला सकते हैं, बिल्कुल सर। अब दोनों तरफ अगर सेम ऑपरेशन करते हैं तो मेरे बेटा इक्वली रहेगा। दोनों तरफ 1 से माइनस कर, दोनों तरफ 1 से माइनस करो मेरे बेटा, तो बेटा बात सेम ही रहेगी। बिल्कुल सर, सेम ऑपरेशन किया है दोनों तरफ। हाँ सर। अब मेरे बेटा ये यहां आ गया, एलसीएम लो, एलसीएम लिया, पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी नॉट ए, और 1 माइनस जाई ए हो जाएगा जाई भी। क्यों? क्योंकि मैं बता चुका हूं किसी भी सॉल्यूशन में सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1। तो मेरा मैं जाइए को, मैं हमेशा जाई भी को लिख सकता हूं 1 माइनस जाइए। हाँ सर, लो जी लो, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट।
सॉल्यूट की मात्रा पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रही है ये प्रॉपर्टी। दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कैसे? पहले वेपर प्रेशर कितना था, जल्दी बोलो। पहले था पी नॉट ए, हाँ सर। घट के हो कितना गया, पी ए, सही बात है। तो लोअरिंग कितनी हुई, पी नॉट ए माइनस पी ए। पहले पी नॉट ए था, घट के हो गया पी ए वेपर प्रेशर। दिस इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इनिशियल से डिवाइड किया तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये सिर्फ और सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। हाँ सर, बिल्कुल सर, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है मेरे बेटा। आ गया समझ में? बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटा अगला देखते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको भी बहुत ध्यान से समझना है अपन को। समझो समझो समझो, इससे क्वेश्चन आते हैं मेरे बेटा, ठीक है? हाँ, अब बेटा मान लो, सब लोग बहुत लॉजिकली समझना, अब इसको पूरा फोकस मेरी बातों पे करो, हर जगह से दिमाग हटाओ ना मेरे बच्चे। हाँ सुनो, अब ये मान लो कोई प्योर लिक्विड ले लिया, मान लो प्योर पानी ले लिया, ठीक है? प्योर पानी ले लिया, सही बात है, वॉलेटाइल लिक्विड है, सॉल्वेंट है। अभी मेरे बेटा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जल्दी बताओ। पानी, आपको पता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है मैं पहले ये बताता हूं, ठीक है? हाँ सुनो, पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है मैं बता देता हूं, सब बहुत ध्यान से सुनना। अभी मान लो 25 डिग्री पर है पानी, प्योर पानी है, कुछ वेपर बन रही होंगी, है ना? वेपर ऊपर उठ रही होंगी, कुछ प्रेशर लगा रही होंगी, सही बात है सर, पक्का? ऊपर से मेरे बेटा खुला बर्तन है तो ऊपर से एयर भी प्रेशर लगा रही होगी, कितना मेरे बेटा, 180 एम। अब मान ले 25 डिग्री पर इन वेपर का प्रेशर, जो वेपर उठ रही है पानी की, इनका प्रेशर है मान ले 0.480 एम। तो ऊपर से एयर का ज्यादा लग रहा है 180 एम, तो नेट फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। अब आप क्या करते चलो ना, इस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, बॉन्ड और टूटेंगे, और ज्यादा वेपर बनेंगी, और ज्यादा वेपर प्रेशर लगना स्टार्ट हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, आपको पता है और वेपर बनेंगी लिक्विड की, और वेपर बनेंगी, और वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब लिक्विड की वेपर्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। उसी पॉइंट पे मेरे बेटा उबलने लगता है पानी, उछलने लगता है पानी, क्योंकि जितना फोर्स ऊपर से लग रहा है प्रेशर, उतना ही नीचे से, तो नेट फोर्स अब हल्का सा भी ज्यादा होगा तो पानी, नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, पानी उछाले मारता है। आ गया समझ में? हाँ सर। तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, ठीक है सर? आ गया समझ में? तो बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर, तो ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना? बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, ठीक है, बिकम्स इक्वल टू, अगर किसी भी लिक्विड को उबालना है तो उसका टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा के वेपर प्रेशर बढ़ाओ और वो एटमॉस्फेरिक 180 एम के बराबर कर दो। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू 180 एम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर हो गया मेरे बेटा जी को? बहुत बढ़िया मेरे बेटा। अब अगर आप इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सुनो, अभी 25 डिग्री पे मान लिया 0.480 एम था, तो आपको 0.680 एम और बढ़ाना है इस पानी को उबालने के लिए, ठीक है सर? अभी प्योर पानी था। अब मेरे बेटा मैंने फिर से प्योर पानी लिया, सोच के बताना, 25 डिग्री सेल्सियस पर ही मैंने प्योर पानी लिया, ठीक है सर? अब मैंने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया 25 डिग्री पर ही, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, ठीक है सर? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। अब वो मेरे बेटा सॉल्वेंट को सब्स्टिट्यूट करेगा। अब सॉल्यूट की तो वेपर बनेगी नहीं, बट सरफेस पे सॉल्वेंट भी कम हो गया, तो मेरे बेटा अब 25 डिग्री पे वेपर प्रेशर
प्योर पानी जितना नहीं रहेगा। प्योर पानी में 25 डिग्री पे अगर 0.4 एटीएम था, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया 25 डिग्री पे प्योर पानी में, तो अब वेपर प्रेशर मेरे बेटा कम हो जाएगा, 0.2 एटीएम ही रहेगा। हाँ, अब अगर आपको इसको उबालना है सॉल्यूशन को, तो मेरे बेटा अब आपको वेपर प्रेशर 0.8 एटीएम और बढ़ाना पड़ेगा। यहां पे आपको 0.6 एटीएम बढ़ाना था बस, क्योंकि 0.4 था ऑलरेडी प्योर पानी का, बट सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कम हो गया है सॉल्यूट डालने से नॉन वोलेटाइल, तो अब इसका वेपर प्रेशर 0.8 एटीएम बढ़ाना पड़ेगा। तो 0.6 एटीएम बढ़ाने के लिए आपको 100 डिग्री तक जाना पड़ा 25 से। यहाँ पे तो और ज्यादा वेपर प्रेशर बढ़ाना है, क्योंकि ये सॉल्यूशन भी तभी उबलेगा जब इसका वेपर प्रेशर 1 एटीएम के बराबर, तो आपको 0.8 एटीएम और बढ़ाना है। तो यहाँ वेपर प्रेशर ज्यादा बढ़ाना है इसके मुकाबले, तो यहां ज्यादा वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो ये अगर प्योर पानी 100 डिग्री पे उबल रहा था, तो ये 100 डिग्री से ज्यादा पे उबलेगा मेरे बेटा। रीजन समझ में आया? क्योंकि इसका ऑलरेडी सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर कम हो गया, पहले 25 डिग्री पे ही। प्योर पानी का 0.4 एटीएम था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो 0.4 से कम हो गया, मान ले 0.2 एटीएम। तो यहां पे वेपर प्रेशर उबालने के लिए 0.8 एटीएम और बढ़ाना पड़ेगा। तो ज्यादा वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो ये अगर 100 डिग्री पे उबल रहा था प्योर पानी, तो ये सॉल्यूशन 100 डिग्री पे नहीं उबलेगा, उससे ज्यादा पे उबलेगा। इसी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो आज के बाद ध्यान रख, कोई भी बेटा सॉल्वेंट जितने टेम्परेचर पे उबलता है उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दे, तो वो सॉल्यूशन प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले ज्यादा टेम्परेचर पे उबलेगा। लॉजिक भी समझ में आ गया क्यों? इसको मेरे बेटा हम ग्राफिकली भी देख लेते हैं, ठीक है ना। हम मान लो मैंने वाई एक्सिस पर लिया वेपर प्रेशर, इधर लिया टेम्परेचर। अब बहुत ध्यान से देखना, प्योर लिक्विड है, मान लो प्योर सॉल्वेंट है अभी, तो उसका मान लो वेपर प्रेशर इतना है ना, 25 डिग्री पे मान लो यहाँ टेम्परेचर 25 डिग्री, ठीक है सर। अब हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ता है। भाई वेपर प्रेशर यहाँ ऐसे है 0.2, 0.4, 0.6 मान लो, है ना। हाँ 0.8, 1 मान लो, ये 1 एटीएम है, ठीक है सर। तो अब ये लिक्विड का 25 डिग्री पर इतना था, टेम्परेचर बढ़ाते गए तो मेरे बेटा ऐसे ही बढ़ता है। तो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर, हाँ लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 एटीएम के बराबर होगा, इस टेम्परेचर पे हो रहा है, तो ये मेरे बेटा बॉइलिंग पॉइंट है शुरू में प्योर सॉल्वेंट का। बिल्कुल सर, सही कह रहे हो सर। अभी आपने सिखाया था कि वेपर प्रेशर तो ऐसे ही बढ़ता है टेम्परेचर के साथ। हाँ, तो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 एटीएम के बराबर हो गया, वही बॉइलिंग पॉइंट। अब इसी में 25 डिग्री पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, तो सेम टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम आएगा। हाँ सर देखो कम हो गया। अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका भी वेपर प्रेशर बढ़ेगा, बट मेरे बेटा ये 100% थोड़ा और आगे जाके काटेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर ऐसे ही बढ़ता है, क्योंकि नीचे से शुरू हो रहा है। किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड सॉल्वेंट के मुकाबले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम ही रहेगा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो देख अब इसका वेपर प्रेशर 1 एटीएम मेरे बेटा थोड़ा हायर टेम्परेचर पे हो रहा है फाइनल, तो ये कहलाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया? प्योर सॉल्वेंट का इतना था, सॉल्यूशन का इतना है, तो इतना बढ़ गया बेटा। और कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और सोचो कॉलिगेटिव क्यों है, समझो। मैं जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल डाल दूंगा, जितने ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल डालूंगा सरफेस पे सॉल्वेंट उतना कम, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना ही कम हो जाएगा, उतना ही नीचे से शुरू होएगा। जितना नीचे से शुरू होएगा उतना ही आगे जाके काटेगा। हाँ सर, तो ले प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मतलब सॉल्यूट जितना ज्यादा डालोगे नॉन वोलेटाइल, बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो देखा गया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, उसको बोलते हैं एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। हर सॉल्वेंट का अलग अलग होता है बेटा केबी। बहुत बढ़िया सर, हर सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है ये। केबी डिपेंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। केबी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्वेंट।
वैसे पता नहीं होना चाहिए, पर केबी का किसी भी सॉल्वेंट का अगर केबी निकालना है तो बड़ा आसान है बेटा, है ना। एम आर टी बी स्क्वायर, मान लो पानी का ही निकालना है केबी, तो पानी का मॉलिक्यूलर मास आर गैस कांस्टेंट, टीबी नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पानी, वो तो 100 डिग्री 373 केल्विन होता है ना। और नीचे में 1000 आपका एलवी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बिल्कुल सर, केबी निकाल लेंगे, ये जरूरी नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अगर एलिवेशन निकालना है और आपको सॉल्यूशन की मोलैलिटी पता है तो आप ऐसे निकाल, केबी आपको क्वेश्चन में दिया होता है मेरे बेटा जनरली। क्लियर हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों, ये भी समझ में आ गया। अरे जितना ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल डालोगे सरफेस पे, सॉल्यूट ज्यादा सॉल्वेंट कम, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना कम हो गया प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले। सॉल्यूशन का जितना कम हो गया, आपको 1 atm तक ले जाने के लिए उतना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो उतने ज्यादा टेम्परेचर पे उबलेगा सॉल्वेंट, है कि नहीं, वो सॉल्यूशन एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। तो जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले सॉल्यूशन का उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। अब तीसरा करते हैं मेरे बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बहुत ध्यान से देखना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये क्या होता है, इसको बेटा बहुत बहुत ध्यान से देखना है मेरे बच्चों को। अब बेटा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है सुनना। फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर है जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर घट घट के सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। हाँ, किसी भी लिक्विड, बेटा वेपर प्रेशर डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। अगर बेटा तुम टेम्परेचर घटाते जाओगे तो लिक्विड के पार्टिकल के बीच में, टेम्परेचर घटा रहे हो तो लिक्विड के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा और टेम्परेचर घटाओ लिक्विड के पार्टिकल में अट्रैक्शन और बढ़ेगा, और लिक्विड के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर हो गया यदि, तो लिक्विड सॉलिड बनने लगता है, मतलब फ्रीज करने लगता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर है जब इस लिक्विड का वेपर प्रेशर, लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। तब मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड सॉलिड में एक जैसे हो गए, फिर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। वाह सर वाह, समझ में आ गया। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर at which vapor pressure of a liquid solvent, at which vapor pressure of a liquid solvent becomes equal to vapor pressure of, becomes equal to vapor pressure of solid solvent। अगर लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों में बराबर, हाँ, at which vapor pressure of a liquid solvent becomes equal to vapor pressure of solid solvent। अच्छे से समझ में आ गया। और मेरे बेटा अपने जीवन में एक चीज याद रखना, सुनो सुनो सुनो, अगर कोई प्योर लिक्विड 0 डिग्री पर जम रहा है, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट 0 डिग्री पे जम रहा है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री है, 0 डिग्री सेल्सियस, और उसमें आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल के सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है, तो ध्यान रखना प्योर सॉल्वेंट अगर 0 डिग्री पे जम रहा था और उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो जो सॉल्यूशन है वो 0 डिग्री नहीं जमेगा, 0 डिग्री से भी कम पे जमेगा, -1 डिग्री या -2 डिग्री, -3 डिग्री, मतलब 0 डिग्री से कम पे जमेगा मेरे बेटा। तो यही है डिप्रेशन। डिप्रेशन माने कम हो जाना, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से। अगर प्योर सॉल्वेंट 0 डिग्री पर जम रहा था तो मेरे बेटा उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दोगे तो वो 0 डिग्री से कम पे जमता है ना। एडिशन ऑफ, ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। जैसे मैं अब इसको ऐसे दिखा देता हूं, इसको हमेशा ध्यान रखना। एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिक्रीजेस freezing point, decreases freezing point of solution as compared to pure solvent, as compared to pure solvent। मतलब प्योर सॉल्वेंट जितने पे जम रहा था सॉल्यूशन मेरे बेटा उससे भी कम पे जमेगा। क्लियर हो गया? अब इसको मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूं, ये एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं इसीलिए मैं बनवा दे रहा हूं।
कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, जो जो सब इंपॉर्टेंट है सब कराऊंगा मेरे बेटा। ठीक है, जल्दी से समरी करनी है मैं चैप्टर की, है ना। अब सुनो भाई, ये आपका वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। मान लो अभी 25 डिग्री पर कोई लिक्विड है, ठीक है सर, कुछ वेपर प्रेशर है, टेम्परेचर घटाऊंगा तो वेपर प्रेशर घटेगा। हाँ सर, लिक्विड का तो ऐसे घटता है, हमें पता है सर, बता चुके हैं। बढ़ाएगा तो ऐसे ही बढ़ेगा, घटेगा तो ऐसे ही। टेम्परेचर घटाते गए, वेपर प्रेशर घटता गया। ये मान लो आपका लिक्विड सॉल्वेंट है बेटा। लिक्विड और सॉलिड का अलग बनता है बेटा प्रेशर टेम्परेचर कर्व। सॉलिड का मान लो पानी के आइस का ही मान लो वो थोड़ा स्टीपर बनता है बेटा सॉलिड का, ठीक है सर। ये सॉलिड सॉल्वेंट का कर्व है। अरे सॉलिड की भी वेपर बनती है, वेपर प्रेशर होता है। आइस में वेपर उठती हुई नहीं देखी आपने? हाँ हाँ, लिक्विड के मुकाबले कम होता है, बट सॉलिड की भी वेपर बनती है, बिल्कुल। अब लिक्विड का इस टेम्परेचर पे इतना वेपर प्रेशर था, टेम्परेचर घटाते गए घटाते गए घटाते गए, वेपर प्रेशर घटता गया घटता गया घटता गया। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट वाले कर्व को टच करेगा। मतलब इस टेम्परेचर पर लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया, तो इसी को हम बोलेंगे इस प्योर लिक्विड सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। वाह सर वाह, प्योर पानी के लिए 0 डिग्री होता है। वाह सर वाह। अब इसी में क्या करो, अब मेरे बेटा इसी में क्या करो, आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दो। तो सेम टेम्परेचर पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो बेटा वेपर प्रेशर घट गया होगा। हाँ सर हाँ, सॉल्यूशन का प्योर लिक्विड सॉल्वेंट के मुकाबले सेम टेम्परेचर पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर कम आया होगा। हाँ सर, इसका देखो इतना था, इसका कम। अब इसका भी टेम्परेचर घटाओ तो इसमें जो लिक्विड सॉल्वेंट मौजूद है तो उसका टेम्परेचर घटाने से वेपर प्रेशर घटेगा। हाँ इसी तरीके से। बट बेटा खुद देख, ये बेटा इस टेम्परेचर पे काट रहा था सॉलिड सॉल्वेंट को, ये सॉल्यूशन का कर्व है मेरे बेटा। तो सॉल्यूशन में मौजूद लिक्विड सॉल्वेंट अब सॉलिड सॉल्वेंट के कर्व को थोड़ा आगे जाके काट रहा है ना, तो ये अगर 0 डिग्री है तो ये 0 डिग्री से कम होगा ना। प्योर लिक्विड अगर प्योर सॉल्वेंट अगर 0 डिग्री पे जम रहा था तो सॉल्यूशन 0 डिग्री से कम पे जमेगा। तो दिस इज द फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वाह सर वाह, दिल प्रसन्न हो गया सर, बिल्कुल सर। सर समझ में आया? किसी भी सॉल्यूशन में मौजूद लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जब सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर होगा तब जमेगा। तो प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले, क्योंकि नीचे से शुरू होगा सॉल्यूशन का कर्व, तो वो सॉलिड सॉल्वेंट को हमेशा और लोअर टेम्परेचर पे काटेगा। अगर पानी 0 डिग्री पर जम रहा था तो उसमें तू ग्लूकोज डाल दे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो अब जो सॉल्यूशन है ये 0 डिग्री पे नहीं जमेगा, ये 0 डिग्री से कम पे जमेगा, -5 डिग्री पे जमेगा। और कितना कम हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट वो भी देख लो मेरे बेटा। डिप्रेशन देखा गया है मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे, समझो समझो, जितना ज्यादा सॉल्यूट डाल दोगे नॉन वोलेटाइल, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना कम हो जाएगा, सॉलिड सॉल्वेंट के कर्व को उतना ज्यादा आगे जाके काटेगा, उतना फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। लॉजिकल है सर। इसकी जगह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, उसे बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। वाह सर वाह, बिल्कुल सर, आत्मा तृप्त कर दी सर आपने तो, बिल्कुल बेटा। अब केएफ भी मेरे बेटा दिया ही होता है क्वेश्चन में जनरली, ठीक है ना। तो यस, अगर केएफ सॉल्वेंट का कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे केबी के बारे में बताया है, प्योरली सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, हर सॉल्वेंट का अपना अलग अलग होता है। केएफ इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्वेंट। क्वेश्चन में जनरली इसकी वैल्यू दी होती है मेरे बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम करते हैं, तो तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी आत्मा में समा गई। चौथी और अंतिम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करते हैं मेरे बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ सर, क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर? अब बहुत ध्यान से देखना, ऑस्मोटिक प्रेशर भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसको बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना मेरे बेटा। कराओ, मान लो ये बर्तन है, बहुत ध्यान से समझना बेटा। इसको 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया, एक स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन होती है, उसे हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके सर, ये क्या है इसकी खासियत? इसको प्यार से मेरे बेटा हम एसपीएम बोलेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है सर।
क्या खासियत है बेटा, ये अपने आर पार सिर्फ सॉल्वेंट को जाने देती है, सॉल्यूट नहीं जा सकता। ठीक है सर। अब मान लो मेरे बेटा मैंने यहां प्योर पानी ले लिया और यहां मान लो मैंने ग्लूकोज सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है सर। भाई सॉल्यूशन है तो कुछ कंसंट्रेशन है, मान लो सी। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन, सी का मतलब मोलैरिटी, मोलैरिटी। हाँ सर, ठीक है सर। तो बेटा जी हमेशा देखा गया है पानी की अपनी ज्यादा मात्रा वाली जगह से कम मात्रा वाली जगह में जाने की क्षमता होती है। यहां तो प्योर पानी है ना, और यहां पे बेटा सॉल्यूट होने से सॉल्वेंट कम हो गया, तो यहां पानी कम हो गया, सॉल्वेंट पानी मानते हैं। यहां प्योर पानी तो पानी ज्यादा है, पानी वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। तो बेटा देखा गया है जहां पानी ज्यादा होता है वहां से जहां कम होता है वहां पानी स्पॉन्टेनियसली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाने लगेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब पानी का ये इनवर्ड फ्लो हो रहा है सॉल्यूशन की तरफ, तो बेटा मैं आपके ऊपर पानी का फ्लो मारू पाइप से, आप प्रेशर फील करोगे ना, तो यह पानी का फ्लो हो रहा है तो इस पे प्रेशर लग रहा होगा ना पानी के इनवर्ड फ्लो की वजह से, इसी प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। आ गया समझ में? प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ सॉल्यूशन ड्यू टू इनवर्ड फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखना ग्लूकोज इधर नहीं जा सकता क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल को अलाउ करती है, सॉल्यूट को नहीं। ठीक है सर, ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया बहुत अच्छे से। सॉल्वेंट के इनवर्ड फ्लो की वजह से सॉल्यूशन जो प्रेशर फील करता है उसको अपन बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यस सर, यस, बिल्कुल क्लियर। इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ सॉल्यूशन, इट इज द प्रेशर exerted on a solution due to inward flow of solvent, inward flow of solvent during osmosis। बहुत बढ़िया। और कितना कितना ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा उसका फॉर्मूला अपनी आत्मा में रटा लो मेरे बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर CRT। ठीक है मेरे बेटा, C इज द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो इतना ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा जब ये प्योर पानी के टच में होगा। ठीक है, इतना प्रेशर लग रहा है। R गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर। आ गया समझ में? C इज द मोलर कंसेंट्रेशन। मोलर कंसेंट्रेशन का मतलब, अरे मोलर कंसेंट्रेशन का मतलब मोल पर लीटर वाला, मोलैरिटी वाला। ओके सर, आ गया सर समझ में ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत बढ़िया। अब चलो इसमें और बताता हूं ऑस्मोसिस में। बेटा जी ये मैंने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से दो कंपार्टमेंट में डिवाइड किया। अब मैंने प्योर पानी नहीं लिया, यहां कोई ले लिया सॉल्यूशन मान ले A का, यहां सॉल्यूशन ले लिया B का। अब दोनों सॉल्यूशन है, इसकी कंसंट्रेशन CA, इसकी कंसंट्रेशन CB। मेरे बेटा मान ले CA ज्यादा है CB से, A की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो बता अब पानी कहां से कहां जाएगा? पानी अपनी ज्यादा मात्रा वाली जगह से कम मात्रा वाली जगह में जाता है। अब देख यहां पर A की कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब A में सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्यूट ज्यादा है तो सॉल्वेंट कम है। ध्यान रखना, सॉल्यूट ज्यादा होने से सॉल्वेंट का पोटेंशियल कम हो जाता है। ठीक है सर, A की कंसंट्रेशन ज्यादा तो मतलब A का सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट ज्यादा तो सॉल्वेंट कम। इसमें कंसंट्रेशन कम है, सॉल्यूट कम, सॉल्वेंट ज्यादा, तो सॉल्वेंट इधर ज्यादा है तो पानी बी से ए में मूव करेगा मेरे बेटा। और ऑस्मोटिक प्रेशर कितना डेवलप होगा इस केस में? वो कंसंट्रेशन डिफरेंस के बराबर, कंसंट्रेशन डिफरेंस के बराबर। वहां पे अगर दो सॉल्यूशन टच में है तो ऑस्मोटिक प्रेशर इतना डेवलप होगा, कंसंट्रेशन डिफरेंस। अगर पानी के टच में, प्योर पानी के टच में तो CRT, अगर दो सॉल्यूशन कंसंट्रेशन के अलग अलग टच में तो CA माइनस CBRT। आ गया समझ में? तो बता दोगे ना पानी कहां से कहां मूव करेगा? और झूठ ना बोलो मेरे शेर और शेर नहीं हो। आ गया। तो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेरे बच्चे की आत्मा में समा चुकी हैं। अब इसमें बेटा अगली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है वांट ऑफ फैक्टर। ये क्या है सर? आयोटा बहुत सुना है सर हमने। क्या मस्त रिवीजन हो रही है, नहीं हो रही मेरे बेटा? देखो इतनी जल्दी आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, एक एक कंसेप्ट आपको बेटा समराइज हो जा रहा है। वांट ऑफ फैक्टर क्या है सर? बहुत बार देखा है सर इसको आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सुनो इसकी जरूरत कब पड़ती है, क्या इसका फायदा है, सब लोग अब बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 है,
चारों के फॉर्मूले कर लिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट पार्टिकल के साइज पर डिपेंड नहीं करती। सही बात है। अब बेटा एक चीज होती है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बताओ, बताओ ना क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो सॉल्यूशन में जाके अपने आयनों में टूट जाए उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जैसे आपने मुझे उठा के पानी में डाला और मैं पानी में सॉल्यूशन बना रहा हूं और मैं पानी में जाके अगर अपने आयनों में टूट गया तो मैं इलेक्ट्रोलाइट हूं मेरे बेटा। इलेक्ट्रोलाइट समझ में आया? ठीक है बेटा, अब सुनते जाना। अब मान लो 1 किलो पानी है, बिल्कुल ध्यान से सोचो, हर जगह से दिमाग हटाओ ना। 1 किलो पानी है, ठीक है सर, मैंने इसमें 1 मोल NaCl डाला, ठीक है सर, 1 मोल सॉल्यूट डाल दिया नॉन वोलेटाइल, ठीक है सर। अब मैं कहता हूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बताओ, तो बच्चा तो कर देगा थ्योरेटिकली, थ्योरेटिकली कर देगा बच्चा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट थ्योरेटिकली। बच्चे को डेल्टा टीबी का फॉर्मूला कराया है मैंने, क्या? केवीएम। मोलैलिटी बच्चा कहेगा सर मोलैलिटी निकाल लो, तो लो बच्चे ने कैलकुलेट करके निकाल दिया कि प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया होगा। केबी तो फिक्स है भैया सॉल्वेंट का। मोलैलिटी कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। भैया आपने तो 1 मोल डाला है सॉल्यूट, तो आप सॉल्यूट के मोल लोगे 1। मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सॉल्वेंट 1 किलो है, किलोग्राम, बिल्कुल। तो बच्चा कहेगा सर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बच्चे ने थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर दिया सर केबी के बराबर आएगा, बिल्कुल। परंतु मेरे बेटा ये जब एक्सपेरिमेंटली देखोगे ना तो ये गलत आ गया तुम्हारा। क्यों? मेरे बेटा ये इलेक्ट्रोलाइट है। आप तो मान रहे हो आपने शुरू में 1 मोल डाला तो आप 1 मोल के सॉल्यूट के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हो, बट पगलू NaCl आपका इलेक्ट्रोलाइट है, तो मेरे बेटा ये पानी में जाते ही पूरा पूरा आयनों में टूट जाएगा। आपने 1 मोल लिया था, ये तो पूरा खत्म हो जाएगा। 1 मोल टूट कर दे रहा है, 1 मोल 1 मोल, तो 1 मोल इसका मिलेगा, 1 मोल इसका। अंदर जाके सॉल्यूशन में सॉल्यूट के 2 मोल पार्टिकल हो गए। आप तो लेके चल रहे हो कि 1 मोल ही सॉल्यूट डाला है, बट इलेक्ट्रोलाइट है, अंदर जाके उसने गड़बड़ कर दी है, वो तो टूट गया है अपने आयनों में, तो 2 मोल सॉल्यूट पार्टिकल हो गए हैं। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी साइज पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रही है। तो आप तो मेरे बेटा शुरुआत के हिसाब से निकाल रहे हो, बट अंदर जाके पार्टिकल की संख्या दुगनी हो रही है ना। आप तो 1 मोल के हिसाब से निकाल रहे हो, बट अंदर जाके पार्टिकल 2 मोल हो गए हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, वो तो 2 मोल हो गए हैं, तो एक्सपेरिमेंटली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आएगी वो 2 मोल के हिसाब से आएगी। आप तो 1 मोल के हिसाब से कर रहे हो, तो आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू में डिफरेंस आ जाएगा। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए आयोटा का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? आयोटा इस चीज का ध्यान रखता है कि अंदर जाके सॉल्यूट पार्टिकल कितने गुना हो गए हैं, जितना आप शुरू में ले रहे हो उसके मुकाबले अंदर जाके सॉल्यूट कितने गुना हो गए हैं, इसका ध्यान आयोटा रखता है। इस बात को अपनी आत्मा में संभालो। आयोटा आयोटा लुक्स फॉर, टेक्स केयर ऑफ, है ना, टेक्स केयर ऑफ हाउ मेनी टाइम्स सॉल्यूट पार्टिकल्स हैव बिकम, हाउ मेनी टाइम्स सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने गुना हो गए हैं बेटा, हाउ मेनी टाइम्स सॉल्यूट पार्टिकल्स हैव बिकम एज कंपेयर टू इनिशियल अमाउंट टेकन, एज कंपेयर टू इनिशियल अमाउंट टेकन। अगर मेरे बेटा सॉल्यूट आप इलेक्ट्रोलाइट लोगे तो हमेशा आप जो कैलकुलेट करोगे, क्योंकि आप तो शुरुआत में जितना लिया है उसके हिसाब से कैलकुलेट करोगे, बट इलेक्ट्रोलाइट में अंदर जाके पार्टिकल की संख्या चेंज हो जाती है, तो बेटा घपला हो जाता है, घपला हो जाता है मेरे बेटा। तो उसी प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम आयोटा इंट्रोड्यूस करते हैं। आ गया समझ में? तो ले सर कैसे निकालेंगे आयोटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो बड़ा आसान है, सुनो ना भाई। आयोटा ये बताता है कि अंदर जाके पार्टिकल कितने गुना हो गए हैं। अब हम कर रहे हैं आयोटा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब जैसे देखो NaCl है,
स्ट्रॉन्ग का तो बड़ा आसान होता है, कैसे टूटेगा, Na+Cl-। मान लो शुरू में आपने 1 मोल लिया, ये तो शुरू में 0, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा टूटेगा, 1 मोल दे रहा है, 1 मोल 1 मोल, तो ले भाई आयोटा होगा, आपने शुरू में कितने मोल लिए थे वो नीचे लिखो, और एक्सपेरिमेंट में जाके कितने मोल हो गए वो ऊपर लिखो, तो ले 1+1, NaCl का आयोटा 2 आएगा मेरे बेटा, इसका मतलब पार्टिकल अंदर जाके दुगने हो गए हैं। तो आयोटा का ये मतलब होता है, अगर किसी का आयोटा 3 है, इसका मतलब अंदर जाके पार्टिकल 3 गुने हो गए हैं, आपने जितना लिया उसका 3 गुना। अब जैसे मान ले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, चल मैं कह रहा हूं Na2SO4 का आयोटा निकालो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा पूरा टूटेगा, 1 सोडियम सल्फेट 2 सोडियम देगा, 1 सल्फेट देगा मेरे बेटा। हाँ सर हाँ, तो लो आयोटा, शुरू में आपने 1 मोल लिया बट अंदर जाके 3 मोल हो गए, शुरू में लिया 1 मोल, अंदर जाके 2 मोल इसके बन गए, किसका, ले इसका आयोटा Na2SO4 का 3 आएगा मेरे बेटा। किसी भी स्ट्रॉन्ग का आयोटा निकाल लेगा ना, और झूठ ना बोलो, अंदर जाके पार्टिकल कितने गुना हो जाते हैं उसका ध्यान रखता है इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में। अब चलो इसमें आपने बताना है, मैंने नहीं बताना। मान लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है Mg3PO4 होल ट्वाइस, आयोटा कितना आएगा, स्ट्रॉन्ग है पूरा टूटेगा, 3 मैग्नीशियम आयन देगा। हाँ सर दिख रहा है 3 मैग्नीशियम, 2 फॉस्फेट देगा, बता आयोटा कितना हो जाएगा, बोलना। शुरू में 1 मोल लिया था, अंदर जाके 3 ये बन गए, 2 ये बन गए, 1 मोल क्योंकि इसके 3 इसके 2 दे रहा है तो 5 हो जाएंगे। तो शुरू में लिया था 1, अंदर जाके 5, इसका आयोटा 5, मतलब ये अगर सॉल्यूट है तो अंदर जाके पार्टिकल 5 गुना हो जाएंगे। आया समझ में, आयोटा का मतलब समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी है ना, फॉर डिसोसिएशन, आयोटा फॉर डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट भी अपन निकाल सकते हैं मेरे बेटा। बहुत बढ़िया, कैसे सर, बड़ा आसान है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया होता है मेरे बेटा, हमेशा देगा कि भाई 20% टूटा है तो अल्फा 0.2 हो जाएगा, ठीक है, वो दिया होता है। बोला कि भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% तो टूटता नहीं, तो वो देगा 20% टूटा तो अल्फा 0.2, 30% टूटा तो अल्फा 0.3, 40% टूटा है तो अल्फा 0.4, ठीक है सर। तो बेटा अल्फा आपको दिया हो तो आप आयोटा निकाल सकते हो, आयोटा -1 बाय n-1। सर ये n क्या बीमारी है सर, n क्या बीमारी है, तो सुनना, एक पार्टिकल टूटकर कितने पार्टिकल दे रहा है। मान ले एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया HCN, ये तो वीक है, पूरा पूरा नहीं टूटेगा। हाँ सर, तो एक पार्टिकल टूटकर 2 पार्टिकल दे रहा है तो HCN के लिए N2 हो जाएगा। ओह सर समझ में आ गया, इसके लिए ये हो जाएगा N, इसके लिए 2 हो जाएगा। एक पार्टिकल टूटकर कितने पार्टिकल दे रहा है तो NO हो जाता है, तो ले इसमें अल्फा इक्वल आयोटा -1 ही रहेगा। बिल्कुल सर, NV समझ में आ गया। तो बस आयोटा निकाल लेंगे। आयोटा का यूज कब करना है, जब इलेक्ट्रोलाइट हो, स्ट्रांग हो तो बहुत आसान है आयोटा निकालना, वीक है तो बेटा ऐसे निकाल लेंगे अपन, पक्का। अब मेरे बेटा क्या करते हैं, तो ये इलेक्ट्रोलाइट वाले पंगे को हटाने के लिए अब हर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले में रिलेटिव लोअरिंग क्या था, फॉर्मूला बोलो, P0A - PA बाय P0A इज इक्वल टू Xi था ना। हाँ सर। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या था सर, KBM था सर, बिल्कुल सर। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या था, KFM था सर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था, CRT था सर। अब बेटा इलेक्ट्रोलाइट अगर सॉल्यूट है, वो अंदर जाके जो एक गड़बड़ झाला करता है, पार्टिकल की संख्या चेंज कर देता है। इसी से बचने के लिए कुछ मत करो, तुम अपने शुरुआत के हिसाब से कैलकुलेट ही करो जैसे थ्योरेटिकली करते थे। बस आगे आयोटा लगा दो हर फॉर्मूले में, बस आगे आयोटा लगा दो, अंदर जाके पार्टिकल कितने गुना हुए हैं उसका ध्यान आयोटा रखता है। बस बस तुम थ्योरेटिकली ही कैलकुलेट करो सारी मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन जो भी निकालना है कि शुरू में कितना लिया था, अंदर जाके क्या हो गया है उसका ध्यान आयोटा रखता है मेरे बेटा। क्लियर हो गया, ओ झूठ ना बोलो। वेरी गुड मेरे शेरों। अब मेरे बेटा हम करते हैं अगली चीज,
टुच्ची चीज है बट इंपॉर्टेंट भी है। हेनरी लॉ मैं कराऊंगा, बस मैं एक जादुई रूप से, मतलब विद इन 1 सेकेंड मैं पानी पी लेता हूं मेरे बेटा। तो देखो बेटा, अब मैं कराने जा रहा हूं हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या होता है, इसको बहुत 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 ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा। बेटा हेनरी लॉ किसी भी लिक्विड में किसी गैस की सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। क्या बोला मैंने, फिर से सुनो। हेनरी लॉ किसी भी लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। ठीक है सर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस दिखाता है ना, किसी लिक्विड में गैस कैसे घुलती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड दिखाता है बेटा। अरे लिक्विड में गैस घुली होती है, आपकी कोल्ड ड्रिंक में नहीं घुली होती गैस, हाँ बियर में नहीं घुली होती गैस, हाँ भाई, तो ये एग्जांपल है भाई लिक्विड इन गैस के। तो कितना गैस घुली होती है उसको दिखाता है मेरे बेटा। तो अब ध्यान से देखना क्या कहता है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ ये कहता है, भाई मान लो, अब ध्यान से देखना, ये आपका बर्तन है, ये मेरे बेटा लिक्विड है, ठीक है ना, हाँ मान लो H2O लिक्विड है। अब इस पे कोई गैस घोलनी है, तो बंद बर्तन में आपने कोई गैस डाल दी, मान लो आपने O2 डाल दी। अब O2 के पार्टिकल चलते चलते टक्कर मार के अंदर जाके बॉन्ड बना सकते हैं लिक्विड से, तो यस गैस लिक्विड में घुल जाएगी। तो किसी भी समय, मतलब एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम वही अंदर आने का रेट बाहर जाने का रेट, कितनी गैस घुली होगी, इसके लिए हेनरी लॉ पता है क्या कहता है, क्या कहता है, बता दूं, ध्यान से देखना मेरे बेटा। ये कहता है जितना गैस का प्रेशर होगा लिक्विड के ऊपर, गैस का जितना प्रेशर होगा लिक्विड के ऊपर, है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। ओ हो सर, ऐसा है क्या, हाँ मेरे बेटा बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब जितना ज्यादा गैस का प्रेशर रखोगे आप, मतलब जितने ज्यादा प्रेशर पे गैस डालोगे उतनी ज्यादा गैस घुल जाएगी मेरे बेटा। और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो उसकी जगह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, उसको बोलते हैं मेरे बेटा हेनरी कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। ओके सर, अब हेनरी कांस्टेंट कौन सा लिक्विड है कौन सी गैस है उस पर डिपेंड करता है। KH की जो वैल्यू है वो हर लिक्विड गैस पेयर के लिए अलग अलग होती है। KH पे बहुत क्वेश्चन आता है बेटा, इस पे हेनरी लॉ क्या है ये तो समझ में आ गया। हाँ, फिर KH डिपेंड्स अपॉन लिक्विड गैस पेयर, हर लिक्विड गैस पेयर के लिए KH की वैल्यू अलग अलग होती है। और KH की वैल्यू का और क्या तात्पर्य, सुनो, अगर किसी का KH ज्यादा है, किसी लिक्विड का, किसी गैस का लिक्विड में KH ज्यादा है तो मतलब सॉल्युबिलिटी कम है। मेरे बेटा ध्यान रखना, KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अगर किसी लिक्विड गैस पेयर का KH ज्यादा आ रहा है तो मतलब वो गैस कम घुल रही है उस लिक्विड में, ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना। टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी घटती है, सॉल्युबिलिटी घटेगी तो KH बढ़ेगा। तो ये बेटा सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर KH इंक्रीजेज, KH अगर इंक्रीज करेगा तो ये रीजन है ना, गर्मियों में ना मछली मर जाती है तालाबों में, क्यों, टेम्परेचर बढ़ रहा है, गैस कम घुलेगी बेटा हाई टेम्परेचर पे तो ऑक्सीजन निकल जाती है, तो मछलियों को कम ऑक्सीजन मिलता है तो इसलिए मर जाती है मछलियां। हाँ सर, हाँ बिल्कुल समझ में आ गया। ऐसी मेरे बेटा वो डाइविंग वाला होता है, स्कूबा डाइविंग, हाँ हम ऑक्सीजन लेके जाते हैं, है ना, तो जैसे तुम पानी में गहराई में जाते हो तो बहुत प्रेशर हो जाता है बेटा आपके ऊपर, तो उससे क्या ना बहुत सारी गैसेस घुल जाएंगी, क्योंकि ज्यादा प्रेशर ज्यादा गैस घुल जाएगी आपके ब्लड में। और जब तुम ऊपर आओगे तो फिर सारी गैस बाहर निकलेगी, तो बीच बीच में ना गैस के वो बन जाते हैं ब्लड में थक्के, मतलब गैस के, मतलब डिसकंटिन्यू हो जाता है ब्लड, उससे हार्ट अटैक आ सकता है, बंदे मर सकते हैं, ठीक है। तो ये उसके एप्लीकेशन है मेरे बेटा छोटे छोटे। तो इसमें बेटा ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो याद रखने हैं आपको डायरेक्ट। और हेनरी लॉ तो ये होता है, किसी भी लिक्विड में कोई गैस कितनी घुलेगी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि उसका कितना प्रेशर है मेरे बेटा गैस का लिक्विड के ऊपर, यही है हेनरी लॉ। और KH की यूनिट प्रेशर वाली होती है, इस फॉर्मूले में जो प्रेशर की यूनिट वो इसी की यूनिट होगी KH की, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट ही नहीं होती। हाँ सर बिल्कुल, इसके अलावा कुछ नहीं आता इसमें। हेनरी लॉ समझ में आ गया भाई साहब,
बिल्कुल। किसी भी लिक्विड गैस पेयर का अगर केएच ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम, केएच कम है तो गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी कम होती है, सॉल्युबिलिटी कम मतलब केएच बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे केएच बढ़ता है। ये मेरे बेटा क्वेश्चन आता है। अब बस एक लास्ट चीज बता देता हूं मैं अपने बच्चे को, ठीक है। हाँ बेटा, रॉल्ट लॉ के आधार पे ही सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं बेटा जो रॉल्ट लॉ को फॉलो करते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशंस ही होते हैं जनरली, ठीक है सर। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो है विच डू नॉट फॉलो रॉल्ट लॉ। ओके सर, आ गई बात समझ में सर, ठीक है। अब बेटा रॉल्ट लॉ को वही फॉलो कर सकते हैं। मान लो पहले प्योर सॉल्वेंट था, ठीक है सर, ए सॉल्यूट डाला तो फिर सरफेस पे कुछ वो आ गए, हाँ सर कुछ सॉल्यूट आ गए। रॉल्ट लॉ तभी फॉलो होगा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्योर सॉल्वेंट में था, सॉल्यूट डालने से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही रहे, तो मेरे बेटा रॉल्ट लॉ फॉलो होता है। और इस केस में कभी ना एनर्जी निकलती है ए और बी को मिक्स करने में, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा मेरे बेटा, और वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आता आइडियल सॉल्यूशन में। बिल्कुल सर, ये बस 3 पॉइंट बेटा अपनी आत्मा में संभालो, ये क्वेश्चन आता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्योर सॉल्वेंट में है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट सॉल्यूट में नहीं होता। मतलब बी डाल देने से, सॉल्यूट डालने से ए पर लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट हो जाते हैं, इसीलिए रॉल्ट लॉ फॉलो नहीं होता। अब डिफरेंट हो गए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो बेटा दो चीज हो सकती है कि पहले के मुकाबले कम लग रहा हो या पहले के मुकाबले ज्यादा लग रहा है। तो इसी के आधार पे हम बोलते हैं नॉन आइडियल दो प्रकार के हैं, पॉजिटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पॉजिटिव डेविएशन कब होती है? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट में था, अब आपने सॉल्यूट डाला तो मेरे बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब कम लग रहा है ए पर पहले के मुकाबले। एग्जाम्पल मेरे बेटा, आप पानी में इथेनॉल डालो, पानी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इथेनॉल डालने से इथेनॉल पानी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है मेरे बेटा, ठीक है सर, समझ में आ गया। पॉजिटिव डेविएशन कब? नेगेटिव डेविएशन तब होती है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट में था, सॉल्यूट डालने से अब सॉल्वेंट पर पहले से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो मेरे बेटा नेगेटिव डेविएशन होगी। इसका जबरदस्त एग्जाम्पल, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरे बेटा आपका पानी में था, उससे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन HNO3 पानी में हो जाता है। तो अगर पानी में HNO3 डालोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले से ज्यादा लगेंगे पानी पे, हाँ, तो ये नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। और इसमें मेरे बेटा डेल्टा H मिक्सिंग भी नेगेटिव पॉजिटिव में पॉजिटिव रहता है, और डेल्टा V वॉल्यूम में चेंज भी पॉजिटिव, मतलब वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, इसमें सब कुछ नेगेटिव रहता है मेरे बेटा। वाह सर वाह। तो मेरे बेटा इसी के साथ हमने मिनिमम पॉसिबल टाइम में मेरे बेटा एक पूरा चैप्टर आपको बेटा बहुत धांसू तरीके से मैंने समराइज कराने का बेटा आज प्रयास किया है, और आई होप मेरे बच्चे बहुत अच्छे से सीखे भी होंगे। और बेटा देख, ऐसी रिवीजन हमने 1.5 घंटे के अंदर पूरे चैप्टर को बेटा हमने रिवाइज किया है, सारे कंसेप्ट आप लोगों के बेटा आत्मा में समा गए होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहो मेरे बेटा, डॉक्टर बनने का पूरा दम है आपके अंदर, बस कभी हिम्मत मत हारना, कभी बेटा ये मत सोचना कि आपसे नहीं होगा। और मैं बता रहा हूं अभी भी सफिशिएंट इनफ टाइम बचा हुआ है, 6 महीने आपके पास, अगर 6 महीने ईमानदारी से लगते हो तो डॉक्टर बनना मुश्किल नहीं होगा। और ध्यान रखना, एक दिन से मेरे बेटा कभी कोई हीरो नहीं बना आज तक बेटा, कभी भी बुलंद इमारतें आपकी बेटा एक दिन में तैयार नहीं होती, उसके लिए ईंट दर ईंट बहुत स्ट्रांग बेस के साथ बिछाना पड़ता है। तो बस हैव कॉन्फिडेंस, पूरी क्षमता है आपके अंदर, और यार PW है ना तुम्हारे साथ, तुम्हें बेस्ट से बेस्ट चीजें देने के लिए, तो करो ना मेहनत,
किस चीज का वेट कर रहे हो? तो मिलते हैं मेरे बेटा अगली क्लास में किसी औसम से टॉपिक के साथ। टिल देन ओके टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।